कि वो बिल्कुल टाइम पर आ गए। सो नाइस ऑफ यू। हाँ ठीक है, थैंक यू डॉक्टर जगमोहन जी, डॉक्टर प्रताप सहगल जी, कुलदीप दीप जी, और मैं उन तमाम श्रोताओं को भी बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हैं और भगत सिंह के साथ जुड़ने के लिए, भगत सिंह को और नजदीक से जानने के लिए। कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी आप सभी का एक बार स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, जी आया नु कहती है, इस्तकबाल करती है। कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी अप्रैल के महीने से ही, यानी अप्रैल मार्च के लगभग महीने जब से लॉकडाउन हमारा शुरू हुआ था, रंगमंच के ऊपर अपनी चर्चा लेकर आई थी। शायद ये पहली संस्था थी हमारी जिन्होंने रंगमंच पर चर्चाएं शुरू की, और खासकर पंजाबी रंगमंच के ऊपर। पंजाबी रंगमंच की क्या दशा दिशा है, पंजाब में कितना रंगमंच पंजाबी हो रहा है, पंजाब से बाहर कितना हो रहा है, दिल्ली में कितना हुआ, या 47 से लेकर हमने आज तक के पंजाबी, दिल्ली के पंजाबी रंगमंच पर हमने पूरी चर्चा की। और उन तमाम जो हस्तियां थी हमारी, जो पंजाबी रंगमंच को जिंदा रखी हुई थी, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, उनके बारे में लोगों को जानकारी दी। फिर हम लोग हिमाचल के पंजाबी रंगमंच की बात की, फिर हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के पंजाबी रंगमंच की बात की, हरियाणा की बात की, कनाडा की पंजाबी रंगमंच की बात की, हमने अमेरिका के पंजाबी रंगमंच की बात की। और उसी सिलसिले में फिर हम लोग जो पंजाबी की हस्तियां हैं और नाटककार हैं या रंगकर्मी हैं, उनके बारे में अलग से बात करना शुरू की। और इसी सिलसिले में हमने कपूर सिंह गुम्मन साहब के ऊपर एक बार बड़ी लंबी चर्चा की थी, जिसमें नवनिंदर बहल जी भी आई थी। और पंजाबी रंगमंच का नेशनल पत्थर पे, नेशनल लेवल पे क्या स्थान है, इस पे भी हमने 2 रोजा हमने सेमिनार किया था। इसमें बहुत अच्छी बातें सामने आई थी, जिसमें दीप साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी बात की थी। और सतीश वर्मा जी के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। डॉक्टर सतीश वर्मा जो कि पंजाबी रंगमंच के इतिहासकार हैं और उन्होंने काफी कुछ लिखा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो पंजाबी साहित्य के भी एनसाइक्लोपीडिया हैं। पंजाब का कहीं कुछ लिखा जा रहा हो, कहीं कुछ लिखा गया हो, कौन सी लाइन कहाँ पर है, किस किताब में है, किस साहित्य के अंदर इसका क्या योगदान, वो पूरा हमारे डॉक्टर सतीश वर्मा जी एक पूरे चलते फिरते लाइव एनसाइक्लोपीडिया है हमारे पंजाब के। मुझे जब भी किसी मदद की जरूरत होती है, किसी लाइन के बारे में, किसी राइटर के बारे में, ये चीज किसने लिखी और क्यों लिखी, और जब मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि जैसे हम लोग लाइट ऑन करते हैं वैसे ही सतीश वर्मा जी ऑन हो जाते हैं और अपनी बात करनी शुरू कर देते हैं उस राइटर के बारे में, उसकी समीक्षाओं के बारे में, उसने क्या क्या लिखा उसके बारे में एक पूरी जानकारी उनके पास होती है। तो डॉक्टर सतीश वर्मा पे हमने बात की। हम भगत सिंह के ऊपर बात कर रहे हैं। डॉक्टर सिद्धू की अगर मैं बात मानता हूँ तो डॉक्टर सिद्धू हमेशा कहते थे कि पंजाब ने 2 ही शख्सियत पैदा की हैं, एक बाबा नानक और दूसरा और भगत सिंह। और इन दोनों के विचारधाराओं को वो अपने नाटकों के अंदर लेके चले। उन्होंने लगभग 38-39 नाटक लिखे और 40वां नाटक अभी मेरे पास है, अशोक महान की हार। और भगत सिंह के ऊपर उन्होंने जो तिगड़ी लिखी थी, पहला भाग 3 भाग में, पहला भाग था उनका भाग्यवान पोता, दूसरा था इनकलाबी बेटा, तीसरा था नास्तिक शहीद। मुझे खुशी है कि जब नास्तिक शहीद का मैं मंचन कर रहा था, प्रोफेसर जगमोहन जी तब हमारे बीच में आए थे, उन्होंने उस मंचन को देखा था। और जिसके बाद भगत सिंह के ऊपर जो 3-4 फिल्में बनी थी, और उसमें जो सोनू सूद की जो फिल्म थी, मुझे पूरा अगर इल्म है इस बात का, डॉक्टर जगमोहन साहब जी ने उस फिल्म की स्क्रिप्टिंग भी शायद आपने उसकी कहानी पे डॉक्टर जगमोहन सिंह ने काम किया था। डॉक्टर जगमोहन जी हमारे जो भगत सिंह है उसकी परिवार से हैं, उस परिवार से जिन्होंने पंजाब को एक नई दिशा दी, विचारों की नई दिशा दी, एक नई सोच हमारे सामने रखी, आजादी की, गरीबों के उत्थान की, उनको गरीबों को आगे बढ़ाने की एक नई जोत जलाई थी, जो इंकलाब की जोत। वो कहते थे कि इंकलाब की तलवार हमेशा विचारों की सांड पर चढ़कर ही तेज होती है। और इस तरह की सोच रखने वाले, जिन्होंने कहा था कि मैं किसी भी ऐसे भगवान को नहीं मानता, अखौती भगवान को नहीं मानता जो आपके अंदर डर पैदा कर रहा है, वहम पैदा कर रहा है, और मैं किसी तरह के वहम को नहीं मानता। और इस वहम को भालने का, इस वहम तक पहुंचने का, भगवान को ना, किसी तरह के रब को ना मानने का मेरा जो एक सोच बनी है, वो सैकड़ों किताबों की पढ़ने का नतीजा है, मेरी वैज्ञानिक सोच का सिक्का है मेरा, जो जिसके ऊपर मैं चलकर इस मुद्दे पर पहुंचा हूँ। हमारा आज का जो विषय है, नास्तिक शहीद भगत सिंह की जाना मैं कौन। भगत सिंह को आज के दौर के अंदर लोगों ने कई रूपों में बांटा हुआ है।
आरएसएस उसे अपना मान रहे हैं, निक्करधारी बना रहे हैं और भगवा पहनाया जा रहा है, कहीं उसको हरा कपड़ा पहनाया जा रहा है, कहीं उसको लाल कपड़ा पहना के कम्युनिस्ट की तरफ लिया जा रहा है। ठीक है, वो कम्युनिस्ट विचारों का था, लेकिन उतना उसको पता था कि इंसानी जानों की कीमत वो बहुत ऊंची समझता था। ये भगत सिंह था। उसने अपने एक जो हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा है, सॉरी सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जब उससे क्वेश्चन किया गया कि क्रांति से तुम्हारा क्या मतलब है, इंकलाब से तुम्हारा क्या मतलब है, तो उसका जवाब था कि इंकलाब से हमारा मतलब है कि पूरे सिस्टम की जड़ से तब्दील, पूरे सिस्टम जो हमारा कॉलोनियल सिस्टम है, जो हमारा समाजवाद, जो हमारा साम्राज्य जो चल रहा है, पूंजीवाद सिस्टम है, इसको पूरे हिंदुस्तान में बदलना, और ये हमारा इंकलाब का मतलब है। और इसके लिए हमें जो भी जलसा जुलूस करना पड़ेगा हम करेंगे। तो जब उन पूछा गया कि आप अच्छे आदमी हो, बम फेंक कर किस तरह का इंकलाब लाना चाहते हो, क्या आप लोगों की जानों की कीमत को कुछ नहीं समझते, तो भगत सिंह का कहना था कि इंसान की जान की कीमत को हम बहुत पवित्र समझते हैं, किसी को मारना हमारा मकसद नहीं है। सैंडर्स को मारने का मकसद था हमारा एक नुमाइंदे को मारना, जो एक पूंजीवादी नुमाइंदा है। सैंडर्स से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बल्कि पूंजीवाद का एक नुमाइंदा था। हमने पूरे पूंजीवाद को चैलेंज किया था, हमने किसी इंडिविजुअल को नहीं चैलेंज किया। हम लोग जो हैं देशभक्त हैं, हम सियासी अगर अगर हमें मुजरिम माना भी जाता है तो हम सियासी राजनीतिक कैदी हैं, तो उसे हमें राजनीतिक एक आम कैदी की तरह ना लिया जाए कि जैसे आम कैदी को हम लोग कत्ल करते हैं। भगत सिंह ने अपने विचारों से बहुत एक टहल मचा दिया था। पूर्ण स्वराज की बात पहली बार भगत सिंह और उसके साथियों ने की थी, जो बाद में कांग्रेस ने अपने एजेंडे में लिया। जो लाहौर सेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था, उससे पहले ये नारा पूर्ण स्वराज वाला भगत सिंह और उसके साथियों ने दिया था अपने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंदर। क्योंकि उससे पहले कांग्रेस जो भी डिमांड कर रही थी, वो कर रही थी कि उन कानूनों के अंदर सुधार लाने की, जो कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन भगत सिंह और उसके साथियों ने पहली बार कहा था, हम इस अंग्रेजी के पूंजीवादी कानून को मानते ही नहीं है, हम अपने मुल्क के कानून को, जो हमारे अपने गरीबों के लिए हक है, हम उसकी बात करेंगे। तो भगत सिंह कौन था, क्या था, कैसे था, इस पे हमारी चर्चा, जो पिछली चर्चा चली थी जिन्हें प्रोफेसर चमनलाल जी आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। और आज हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर जगमोहन सिंह जी हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर जगमोहन, जिन्होंने भगत सिंह के विचारों को घर घर पहुंचाने में और अपना पूरी जिंदगी इसमें लगा दी। पहली बार इनसे जब मैं हमारा परिचय हुआ था, तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो भगत सिंह का आर्टिकल है, वो प्रोफेसर जगमोहन जी ने ही शुरुआत की थी उसको घर घर में पहुंचाने की। इन्होंने एक संस्था बनाई, उस संस्था के थ्रू उनके आर्टिकल छपवाया, और छपाने के बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में उसकी प्रतियां बांटने की एक मुहिम चलाई थी। भगत सिंह को कट्टरपंथियों के चंगुल से बचाने का काम डॉक्टर जगमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे बखूबी तरीके से किया है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, जिसमें डॉक्टर जगमोहन भगत सिंह क्योंकि परिवार से है, उनकी जो बहन है बीबी अमर कौर, उनके आप लड़के हैं। बीबी अमर कौर तो भगत सिंह के साथ शुरू से रही, भगत सिंह की एक एक बात को वो अच्छी तरह से जानती थी। जो बात वो अपने पिता को नहीं कह सकते थे, भगत सिंह अपनी बहन के थ्रू अपनी बात कहते, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो डॉक्टर जगमोहन जी हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। और प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी, जो कि जिनके सानिध्य में हम सारा ये पंजाबी रंगमंच का और इस वार्ता को चला रहे हैं। डॉक्टर प्रताप सहगल जी, जैसे आप जानते हैं, हिंदी के बहुत बड़े नाटककार हैं। भगत सिंह पर इन्होंने भी नाटक लिखा है, वो नाटक सन 80 के आसपास इन्होंने लिखा था, और हमारे संरक्षक हैं। मैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी को कहता हूँ इस प्रोग्राम को आगाज। डॉक्टर प्रताप सहगल जी। दोस्तों नमस्कार। प्रोग्राम तो शुरू हो ही चुका है, और हम दरअसल आज जगमोहन सिंह जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं तो उनको कभी मिला नहीं और कभी उनको मैं सुन भी नहीं पाया, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही सुअवसर है कि मैं आज उनके विचारों को, क्योंकि जो एक परिवार से व्यक्ति होता है और परिवार से जो एक परंपरा चलती आती है, तो परंपरा से वो बहुत सारी चीज़ें जो हासिल करता है, वो बाहर के लोगों को, यानी जो थोड़े इस परिवार से बाहर होते हैं, उन लोगों को वो चीज़ें या वो वैल्यूज़ या वो उस तरह की
जो भी उनके संघर्ष रहे होंगे वो उतने शायद ना मिल पाते हों जितने उस व्यक्ति को जो उस परिवार से उसका जिसका रिश्ता हो, संबंध हो। तो इसलिए जगमोहन सिंह इस मायने में हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है और हम उनको सुनना चाहते हैं। नाटक मैंने ज़रूर लिखा था रंग बसंती नाम से, वो मंचित भी हुआ 1921 में। और विचारधारा की बात जो रवि ने कही वो सही है। और ये मुझे पता लगा कि आज इन्होंने बताया कि जगमोहन सिंह जी ने ही सबसे पहले वो जो एक पैम्फलेट था मैं नास्तिक क्यों हूँ उसका प्रचारित किया, क्योंकि उससे पहले शायद लोगों के पास वो उस रूप में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन अब तो वो नेट पर भी है और जहाँ भी कहो उपलब्ध हो जाता है, बहुत सारी किताबों में भी है। और उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उनके जो जीवन का दर्शन है और उनके जो उनकी पूरी वैचारिक सोच है, जो उनका थिंकिंग है, तो हम यही चाहेंगे कि जगमोहन सिंह जी आज हमें थोड़ा सा और ये करेंगे, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि भगत सिंह का परिवार भी इस तरह का कोई नास्तिक परिवार नहीं था। वहां से निकलकर वो किस तरह से इस विचारधारा की ओर आए और किस तरह से उनके मन में ये सारी बातें आई, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को इम्बाइब किया और क्या क्या उनके प्रेरणा स्रोत रहे और किस तरह उसका थिंकिंग, उनका जो थिंकिंग सारा प्रोसेस था वो अपने बचपन से लेकर 9 साल की उम्र से लेकर 9 साल की उम्र का बच्चा जब जलियांवाला बाग के बाद जाता है और वो जहाँ लहू गिरा हुआ है, जो मारे गए थे, उनकी मिट्टी उठा के और शीशी में भर के लाता है और माँ को आके बताता है कि मैं ये जिन वैरियों ने मारा है मैं उसका बदला लूंगा। तो ये एक आम बच्चे के दिमाग में तो शायद ये बातें नहीं आती होंगी, वो देखता और देख के चला आता है, या आते भी कहीं आए भी तो एक वो तात्कालिक बात होती है, आई गई खत्म हो गई, फिर अपने जीवन में बिजी हो जाता है। और उनको जो उनका परिवार है, उनके पिता भी उनको अपने भैंसों के व्यापार में लाना चाहते थे कि भैंसें संभालो, परिवार का काम है, डेयरी का काम है, उसको संभालो, लेकिन वो वहां से भी भाग निकले, शादी का चक्कर हुआ वहां से भी भाग निकले। और फिर उन्होंने किस तरह से एक्सप्लोर किया पूरे के पूरे उस परिदृश्य को और अपनी जगह बनाई। तो पूरे के जो उनकी घटनाएं हैं, जीवन की घटनाओं के साथ साथ उनका जो थिंकिंग प्रोसेस कैसे कैसे बदलता रहा और वो अंततः एक क्रांतिकारी के रूप में परिवर्तित हो गया, इस पर मुझे लगता है कि जगमोहन सिंह जैसे बेहतर शायद कोई और व्यक्ति हमें बता नहीं पाएगा। तो मैं तो उन्हीं को कहूँगा कि आइए, आपका इस्तकबाल करते हैं, हम स्वागत करते हैं, आप अपनी बात शुरू कीजिए, हम आपको सुनना चाहते हैं। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी सैगल साहब अपने और रवि साहब का भी और सभी बाकी सभी साथियों का। और जैसे आप रंगमंच की बात कर रहे थे तो भगत सिंह भी सबसे बड़े रंगमंची थे, क्योंकि उनकी जो पहली फोटो अवेलेबल है वो उनकी ड्रामेटिक क्लब की है और उसमें एक बहुत खूबसूरत जो एपिसोड है कि गुजरांवाले में प्रोविंशियल कांग्रेस हो रही थी, सरोजनी नायडू प्रिजाइड कर रही थी और भगत सिंह भारत की दुर्दशा के हीरो के तौर पे उसमें रंगमंच कर रहे थे, मंचन कर रहे थे, भारतेंदु का नाटक। हाँ, तो वो जब बहुत ही इमोशनली मतलब उन्होंने लास्ट एक्ट किया तो सरोजनी नायडू इतने मूव हो गए कि वो गए और उन्होंने उसे उठाया। तो ये मेरे नानी जी वहाँ थे, उन्होंने बताई। तो एक तो है कि वो रंगमंच के साथ उनका जो है वो बिगनिंग उनकी जो है कि लोगों की चेतनता के लिए आप इस व्हीकल को कैसे यूज कर सकते हैं, जो आपने कहा। दूसरा जो प्रश्न सैगल साहब ने वो वाकई मेरे लिए भी था, क्योंकि मेरे माता जी ने मुझे एक प्रश्न मेरे मन में बहुत पहले से बोना शुरू कर दिया कि वो हमेशा कहते हैं कि लोग मुझे पूछते हैं कि घर में भगत सिंह को जानने वाला कोई है। तो मैं कि मेरे मन में उन्होंने ये एहसास मैं करवाया कि जानने के साथ ही रिश्ता बनता है। तो वो जो जानने की प्रक्रिया थी उसमें बहुत सा भगत सिंह को ढूंढने का, उनको जो आपके प्रश्न है उनकी ढूंढता रहा।
और वो प्रश्न और उसके बड़े इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबसे पहला जो मेरे मन में था कि भगत सिंह को इतना ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है, कहीं मुझे ये सब्जेक्टिव फीलिंग तो नहीं है या कि भी वो क्योंकि मेरे मामा हैं तो इसलिए मुझे। तो हम मिर्ज़ापुर में मिले, वहाँ पर नलिनी किशोर गुहा, वो 95 ईयर के थे, अरबिंदु घोष के 2IC थे, अनुशीलन समिति बनाने वाले, तो वो इनकलाबी भी आए हुए थे भगत सिंह के बुत का उद्घाटन करने के लिए। तो मैंने कहा कि ये इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि मैं उनसे पूछूं कि भी भगत सिंह की अहमियत क्या है, कि आप भी बंगाल से चल के इस वृद्ध उम्र में मिर्ज़ापुर आए हैं भगत सिंह का बुत का उद्घाटन करने के लिए। तो मैंने कहा दादा मुझे ये बताइए, अगर तो बहुत इंटेलेक्चुअल्स की बात करें तो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, बंगाल ने रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए हैं। अगर बहादुरी की बात करें तो बहुत बहादुर भी पैदा किए हैं, जैसे जैतन बाघा जैसे आदमी जिन्होंने गदर पार्टी का एक जो बहुत बड़ा विंग खड़ा किया था वो जैतन बाघा था, और कई साल ब्रिटिश उनको फेस नहीं कर पाई, और शहीद होने के बाद ब्रिटिश ने सबसे बड़ी ट्रिब्यूट पे की कि अगर कहीं ये हमारे इंग्लैंड में होते तो ही वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए जर्नल। तो मैंने कहा कि सूर्या सेन है, प्रीतिलता है, तो आप मुझे बताइए कि आप भगत सिंह में क्या खासियत है। तो उनका जवाब जो था उसने मेरी पूरी दृष्टि और मैं समझता हूँ कि सबका ही, वो कहते कि देखिए जब इस सदी के शुरू में हमने एजिटेशन ब्रिटिश के खिलाफ की शुरू की तो हमें एक फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि हम इस नतीजे पे तो पहुंच गए थे कि हमारी गरीबी का कारण जो है वो यहाँ की लूट है, जिससे स्वराज शब्द मतलब हमारी पॉलिटिकल उसमें आ गया। और उसके बाद किसानों की दुर्दशा क्यों है उस पे रमेश चंद्र दत्त का थीसिस आ गया और नेशनल लेवल पे अडॉप्ट भी कर लिया। लेकिन अंग्रेज जो थे और उस वक्त उन्होंने बंगाल को क्रिमिनल लाइन पे बांटा। एक्चुअली ईस्ट बंगाल मुस्लिम और वेस्ट बंगाल जो है, और उस पे कहते हम मतलब एक किस्म की निराशा छा रही थी। तो लोगों की निराशा को दूर करने के लिए खुदीराम बोस जैसे नौजवान आए, कन्हैयालाल दत्त जैसे आए, तो वो निराशा को ही ब्रेक कर सके, लेकिन उससे आगे। लेकिन कहते जब भगत सिंह पॉलिटिकल सीन पे आए तो उनकी मोटिवेटिंग फोर्स जो थी वो लोगों के प्रति प्रेम था, कि वो प्रेम मोटिवेटर है उनका। और वाकई जब मैंने उनकी सारी राइटिंग्स इकट्ठी की, और जैसे आपने ठीक कहा कि प्रोफेसर बिपिन चंद्र के साथ हमने ओरिजिनल वाई एम एन एथिस्ट ढूंढा, क्योंकि उससे पहले जो हमें मिला था वाई एम एन एथिस्ट वो बड़े अजीब रास्ते से मिला था, क्योंकि 1931 में पेरियर ने ये वाई एम एन एथिस्ट जो है वो तमिल में छापा, और उसका एक ब्रिटिश ने इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो मतलब एथिस्ट सोसाइटी मतलब जो विशाखापट्टनम है उन्होंने पब्लिश किया, उसको हमारे दोस्त चंदन ने उसको पंजाबी में किया, तो इट वाज सच ए। लेकिन जब उसका ओरिजिनल मिला तो जिसको उनके दूसरे एक आर्टिकल के साथ जो उनका ड्रीमलैंड की भूमिका है, तो वो हमने पहली दफा मतलब दोनों चीजों को छापा, और उसमें बहुत अच्छा जो है बिपिन चंद्र जी ने उस पर उसका इंट्रोडक्शन लिखा। एक नई डिस्कवरी भगत सिंह की मतलब तब हुई उस ओरिजिनल मिलने से। तो मेरा है कि वो जो प्यार का उनका मतलब है, दैट इज द मोटिवेटिंग फोर्स। और मैंने जब उनकी राइटिंग्स अब कहीं भी मतलब जो अब ये प्यार का क्या असर है, लोगों के प्रति प्यार कैसे मतलब आता है, जैसे आपने कहा कि घर में, तो मेरे लिए भी एक दूसरा प्रश्न था कि वो 4 जनरेशंस हैं जो उनके परदादा से लेके भगत सिंह तक जो लगातार प्रो पीपल रही। तो मैंने कहा कि वो कौन सा बीज था जिससे ये परिवार जो है 4 मतलब पुष्ट रहा। तो वो बहुत ही खूबसूरत निकला कि अजीत सिंह जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मेरे दादा जो पंजाब की डिफेंस के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि पंजाब की लड़ाई एंग्लो सिख वार नहीं थी, क्योंकि ये यहीं पर वो डिफरेंस पड़ जाता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट पंजाब की सुरक्षा की लड़ाई थी। तो सर फतेह सिंह उसमें लड़े, उनको उनकी जमीन आधी जब्त कर ली गई क्योंकि वो हिस्सा कंपनी ने पहले ले लिया। लेकिन उन्होंने जो फैसला किया कि जी मेरे पास नहीं है जमीन, तो लेकिन ये किसी जागीरदार को मैं कंपनी को नहीं देने दूंगा, तो उन्होंने राई मतलब एक दरिया के किनारे पे
मेहनत करने वाले मतलब मुस्लिम समुदाय था, वो मतलब उनको ला बैठा दिया कि अगर तुम्हें हटाएंगे तो तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ, अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ सकता। 1857 आ गया। अब वही जो जिनके साथ वो मतलब पंजाब की इंडिपेंडेंस सुरक्षा के लिए लड़े थे, उन्होंने अपने लड़के को भेजा कि अब वो मान गया है, अब वो हमारी पिछली जायदाद भी दे देगा और जायदाद देगा। तो उस वक्त जो शाह फतेह सिंह ने एक असूल कहा, जो शाह अजीत सिंह ने कहा कि मेरे दादे ने मुझे ये इतनी दफा बताया कि मैं 40 साल मतलब ब्रिटिश के खिलाफ विदेशों में लड़ता रहा, तो वो कहते हैं, उसने कहा कि सबसे बड़ा जिंदगी का इम्तिहान उस वक्त होता है जब आप जायदाद और उसूल में चुनना पड़े। तो अब तेरे फादर ने, क्योंकि उसने अपने लड़के को भेजा था, मेरे सामने ये प्रश्न खड़ा किया है। और इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जब ऐसा चॉइस आएगी तो मैं असूल को चुनूंगा, जायदाद को नहीं चुनूंगा। तो असूल कहाँ से? क्योंकि वो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह को कोट किया कि जब हमारे बुजुर्गों ने गुरु गोबिंद सिंह के साथ रिश्ता जोड़ा तो उससे एक ही चीज सीखी कि जहां भी लोग अपने हक के लिए खड़े हों, उनके साथ खड़े होना गुरु गोबिंद सिंह के असूल की पैरोकारी है। और आज उनके खिलाफ जाना, क्योंकि वो अपनी आजादी, हम तो आजादी खो बैठे हैं, लेकिन वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर सकते, ये बदकिस्मती है। लेकिन उनके खिलाफ जाना तो वो बदावा होगा। तो ये एक बीज जो है वो घर में बोया गया। और वहीं पर मतलब घर में भगत सिंह के दादा 2 भाई थे। एक भाई जो है वो सरकारी नौकरी में चले गए, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है जो मैं समझता हूँ कि शायद सारे हमारे सभी घरों में आता है कि शाह अजीत सिंह कहते हैं कि मैंने लड़के अपना स्कूल खुलवाया, साईदास एंग्लो संस्कृत स्कूल जलंधर है, जो जिसकी पहली 10वीं क्लास के ये 3 एक घर के बच्चे थे और 4 और लड़के थे। तो उसने कहा कि मैं लड़के बनाया कि हम अपना पढ़ाई करेंगे, हम क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तो वो सरदार दिलबाग सिंह जो इनके बड़े ताया जी के लड़के थे, हाँ, और शाह किशन सिंह, इन दोनों ने 10वीं की, अजीत सिंह ने 10वीं की। लेकिन अजीत सिंह ने ये चूज किया कि मैं तो बरेली जाके ला करूंगा, मैं मतलब लेकिन इन दोनों को नौकरी मिली। उनको रेवेन्यू में नौकरी मिल गई और शाह किशन सिंह को पुलिस में नौकरी मिल गई। अब वो पहला ही मुकदमा, शाह किशन सिंह बताया करते कि पहला ही मुकदमा जो मेरे पास आया वो एक विडो के लड़के के मर्डर का था। और कहते जिस चीज ने मुझे वो नौकरी छोड़ने के लिए, कि मैं यहाँ बैठ के इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो विडो बेचारी अपने सारे गहने गट्टे जो है ला के उसने मेरे टेबल पे रख दिए, कहती मुझे इंसाफ दिलवा दो। और उधर जो मारने वाले थे वो भी पैसे उठाए फिर रहे। वो कहते मैं कहाँ फंस गया। तो फिर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। तो मैं कई दफा जोकिंगली कहता हूँ कि अगर वो थानेदार रह जाते तो फिर भगत सिंह क्या होता और हम क्या होते, मतलब। लेकिन दूसरे भाई जो उनके भाई थे वो रेवेन्यू में चले गए, वो प्रो ब्रिटिशर हो गए और वो पूरा उनको मतलब राय बहादुरी और सरदार बहादुरी मिली। तो ये जो जायदाद और असूल का पहला प्रश्न है। और फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग बात जो है कि इस घर में सभी धाराएं बहती थी। अभी रिकॉर्ड मिला हमें कि जो नामधारी मूवमेंट है, विच इज ए प्रो ए सोशो पॉलिटिकल, मतलब एक बड़ी मूवमेंट है, तो जिसने मतलब मेन मुद्दा ये उठाया था कि जिस असूलों के साथ गुरु गोबिंद सिंह ने एक ऐसा व्यक्ति पैदा किया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जो 1.25 लाख से 1 लड़ सकता है, तो वो असूल कैसे पैदा किए जाए। और नामधारी मूवमेंट ने 15 साल में 1.5 लाख लोग जो हैं मरण मराने वाले तैयार कर दिए। तो उनमें मूवमेंट से बोलते हैं, है जी, कुका मूवमेंट जो चली थी वही मूवमेंट भी जिसे कहते हैं। और बड़े सिंपल असूलों पे औरत लड़की को बराबरता दी, लड़की को हिस्सेदारी दी। और आज ही बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मेरा सिख ना ब्याज लेगा ना ब्याज देगा, कि ये जो ब्याज पद्धति है ये उन्होंने पूरा कंपनी को कितनी अच्छी तरह समझा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मार्केट में फंसेंगे तो फिर आप बच नहीं सकते, इसलिए इस मार्केट से दूर रहिए। तो वो, और सर अर्जन सिंह और सुरजन सिंह का नाम जो है वो 1870 के करीब मतलब उस रिकॉर्ड में है कि ये भी मलकू का इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो वो जो गुरु गोबिंद सिंह के असूल को, लेकिन 1872 के बाद
जब उनको 68 लोगों को तोपों के आगे उड़ाया गया, तो उसके बाद ब्रिटिशर ने मतलब जागीरदारों को बुलाया कि भाई ये तो सिक्की आपकी तो वो ले गए, आप सिक्की के लिए तो सिंह सभा जो है वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। और सिंह सभा का पहला ही जो रेजोल्यूशन है उसमें है कि हमारा पैटर्न जो है वो गवर्नर पंजाब होगा और जो फौजों का मतलब कमांडर इन चीफ है वो होगा। तो अब इसलिए मतलब ये परिवार फिर उस तरफ नहीं जा सका, और उसके पैरेलल जो उस वक्त मूवमेंट आई, और वो भी आपको पता है कि मजीठियाज ने मुगवाई, क्योंकि वो थे फर्स्ट ऑफिस भी थे। स्वामी दयानंद को जो उन्होंने बुलाया वो खुद पंजाबी थे, और मतलब इसी जो सिंह सभा के साथ जिनके डिफरेंसेस थे, लेकिन उसमें से उन्होंने जो चूज किया वो 4 असूल थे कि शुआशात खत्म। हमारे घर में कभी आज तक भी मुझे पता नहीं चला कि कौन हमारी मासी क्या है, वो मतलब शुआशात खत्म हो गई। लड़कियों को मतलब हमारे नानी जी का नाम विद्यावती है, भगत सिंह के माता जी का नाम, तो वो इंद कौर से विद्यावती बने, क्योंकि उन्होंने कहा कि लड़की और विद्या जो है वो उसमें होनी चाहिए, वो एक मतलब उसका एकीकरण है। तो वो और उनको शादी के पहले कहा गया कि आप 2 पढ़ के आएंगे। और इस तरह मतलब, और उसमें जो खूबसूरत चीज थी कि हमारे घर में, नानी जी के घर में 22 लड़के जो ऑर्फन थे वो पले, और उनमें से बहुत से, उनमें एक तो शहीद हुआ जिसपे बाद में भगत सिंह ने लिखा, वो मार्शल लॉ का पहला शहीद है खुशीराम, भगत सिंह ने उस पर लिखा। तब उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे नवे कोट वाले घर में रहते थे। तो वो सभी लोग, उसके बाद मैं मिला भी दिल्ली में, मार्शल लद्दाराम कहाते थे, वो भी उन लड़कों में से थे। मतलब उनको मैंने ढूंढ के मिला, और तब मतलब हमें एहसास हुआ कि वो जो था कि हमारी मुक्ति लोगों की मुक्ति के साथ जुड़ी, तो वो मतलब एक और आधार मिला। और एक बहुत खूबसूरत बात है कि साजीत सिंह की शादी जो है उनके चाचा जी की, वो कसूर हुई, और हमारे नानी जी हरनाम कौर जो थे वो पूरा सूफीवाद साथ लेके आए थे। और ये आपको मतलब उस वक्त उनकी शादी सूफी तरीके से हुई, हाथ से हाथ मिला के सूफी, क्योंकि बाबा धनपत राय जो बहुत बड़े वकील थे और देशभगत थे, उन्होंने वो लड़की को पाला था, वो भी मतलब कहीं राजस्थान से अकाल पीड़ित लड़की थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो मतलब गए थे पूछने कि हम बाबा जो, क्योंकि उर्स चल रहा था, तो बाबा बुल्ले शाह की काफियां सुनाए। तो वो कहते, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की है, अगर तो तुमने जिंदगी भर लड़ाई लड़नी है तो तुम्हें साथ चाहिए, और इससे अच्छा साथ नहीं हो सकता। तो वो पूरा सूफीवाद भी घर में लेके आए। तो मतलब कि उसमें जो पंजाब की आप पूरी मतलब मैं समझता हूँ कि सभी जो हमारी संस्कृति, हमारा सभ्याचार है वो बहता था, और वैल्यूज के तौर पे मतलब उसमें अंधविश्वासी नहीं थी। तो ये आधार जो है मतलब इसने भगत सिंह को एक विशाल सोचने का प्रक्रिया दी। जैसे सहगल साहब ने कहा कि वो 12 साल की उम्र में, जब मेरे मन में ये प्रश्न था कि 12 साल के लड़के की क्या मोटिवेशन थी, क्योंकि मेरे मदर 3 साल छोटे थे उनसे, तो वो बहुत नजदीक से उनके स्वभाव को जो उन्होंने देखा था। तो वो मैंने कहा कि 12 साल का बच्चा मतलब मार्शल लॉ लग गया है, गोली चल चुकी है उसमें हुआ है, लेकिन वो अकेला जाके वहां से मिट्टी लेके आता है। तो मेरे मदर उसके हुआ थे, तो कहते असल में बात ये थी कि हमारे घर में हमारे वो ताया जी जो प्रो ब्रिटिशर थे, वो आके ये प्रचार करते थे कि नहीं नहीं, अंग्रेज तो कभी गलती करता ही नहीं है, ये जरूर लोगों ने कोई शरारत की है जिसकी वजह से मतलब ये हुआ है। तो इसलिए, पर उनके दादाजी ने कहा था कि काका कोई बात जस्ट सुन के नहीं माननी, उसको परख के मानो। तो वो जो पहली उनकी जर्नलिस्टिक एक मैं समझता हूँ कि है दैट ब्रिंग हिम, कि मैं खुद जाके देखूं कि वाकई जो कहा जा रहा है कि इतने लोगों का मतलब निहत्थे लोगों को मारा गया है वो हुआ भी है। तो वो जो उनकी जिज्ञासा है, और उसके बाद मतलब जो सबसे बड़ी बात है कि जलियांवाले बाग पे अभी मैं काम कर रहा था, मैंने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे किए, क्योंकि हम कई दफा ऊपरी ऊपरी हमारे मतलब बहुत से इतिहासकार भी एक बात को दूसरा फिर वही कोट कर देता है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी प्रश्न था कि मतलब ये दोनों बड़े ऑफिसर
डायर और एडवायर पागल क्यों हुए, मेरे मन में ये था, क्योंकि अच्छा, आप इतने ये बात, निहत्थे, हाँ जी, अच्छा, इतने निहत्थे लोगों पे गोली चला रहे हैं, तो वो कौन सा, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता इतनी थी कि इकट्ठे लंगर लगाना शुरू किया, ताकि उसमें जात पात और धर्म का जो है वो बिल्कुल बिखर गए, मतलब खत्म हो गया। और आपको ये जानकर मतलब कि रामनवमी 9 अप्रैल को आई, ये 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग होता है। 9 अप्रैल की रामनवमी जो है वो लाहौर में भी और अमृतसर में भी वो लोगों ने इकट्ठे होकर मनाई। अमृतसर में तो डॉक्टर बशीर, वो मेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने जुलूस को लीड किया, जबकि उससे पहले जो जगीरदार थे, राय बहादुर, ये लोग धार्मिक जुलूस निकालते थे। तो ये गोकुलचंद नारंग ने लिखा कि ये पहली दफा हुआ कि वो लोग जो ऑनररी मजिस्ट्रेट, ये वो जो पहले धार्मिकता का चोला लेकर, वो सब गायब हो गए, क्योंकि उस वक्त के जो हालात हैं उन्होंने भी लोगों को, गदर पार्टी का हो चुका है। और मतलब उसमें वो कहते हैं कि ये तो 1857 आ रहा है, डायर को किसी ने ड्यूटी नहीं दी थी, वो डायर अपने आप मतलब अपने लड़के को कह के कि ये सबसे बड़ा मुश्किल आ रहा है, क्योंकि ये 1857 जो है वो आ रहा है। तो 1857 में भी ये एकता थी। और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे अभी मिला कि 1904 में मतलब ब्रिटिशर ने रिविजिट किया 1857 को। हमारे लोग भी 1857 में 1907 में 50 साल मनाने की बात कर रहे थे। तो वो दोनों चीजें जो हैं उससे मतलब उसने, वो G.W. फॉरेस्टर है उसका नाम, उसने अपने पूरे वो थीसिस में, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडियन मिलिट्री में वो लिखता है कि एक बात जिस पे हम सब एडमिनिस्ट्रेशन और सब जो मतलब हमारे इतिहासकार हैं, वो एक बात पे मुत्फिक हैं कि अगर भारत में मतलब हिंदू और मुस्लिम और ब्राह्मण और अछूत इकट्ठे हो जाएं तो यहाँ पर इनकलाब आ जाएगा, हम रोक नहीं सकते। तो इसका मतलब कि एकता का वो जो असर था, उस एकता को, और वो मैं समझता हूँ कि खूबसूरती इसमें देखिए कि जब शहीद उधम सिंह ने माइकल एडवायर को मतलब मुक्ति की थी, वो तो उसने अपना नाम जो है मोहम्मद सिंह आजाद रखा, और वो पहले डॉक्यूमेंट्स में, और उसके बाद भी वो कहता है कि जो मेरा नाम बदलेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, क्योंकि मेरे नाम में ही मेरा वो मैसेज है जिस मैसेज से इन्होंने जलियांवाला बाग किया था। तो एक तो मतलब अच्छा, अब उसी का एक दूसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, वो मैं समझता हूँ कि बड़े मुझे लगा कि उसके बाद 1921 में ही ननकाना साहब में 139 सिखों को जिंदा जलाया जाता है, मारा जाता है। भगत सिंह 14 साल के वहां जाते हैं, और ननकाना साहब का जो सोशल इफेक्ट था कि ये जो काली पगड़ी बांधने का और काली चुन्नी लेने का मतलब एक रोष प्रोटेस्ट के तौर पे वो पूरे पंजाब में हुआ। ये मैं बबरों की एक स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने काली पगड़ी नहीं बांधी हुई वो खड़े हो जाओ। तो कहते भी आपको रोष नहीं है, इतना बड़ा जुल्म हुआ है। तो कहते जी हमें नंबरदार नहीं बांधने देता। तो मतलब ये, और भगत सिंह ने भी कहा कि मैंने बाल रखने शुरू किए, मतलब पगड़ी भी वो काली पगड़ी, ये कालियों से अकाली हुए हैं, पहले कालिये कहा जाता कि वो मतलब। तो भगत सिंह, अब उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है मैंने पाया कि भगत सिंह अपने आप को, वो कहते हैं कि वहाँ, क्योंकि मेरे मदर के थ्रू मुझे जो पता चला, क्योंकि वो मैं बाद में, तो वो कहते जलियांवाले बाग में मतलब सॉरी ननकाना साहब के साके में 4 मार्च को मतलब एक बहुत बड़ी हुई, गांधी जी भी वापस आए, उन्होंने भी उसको एड्रेस किया। तो भगत सिंह कहते हैं कि वहाँ चर्चा ये थी कि ये जथा तो गुरवाक लेने के लिए गया था, लेकिन गुरवाक ना दे के मतलब उस पे उन्होंने मतलब उनको मतलब एक जो है मतलब शहादत दे दी। तो कहते इसका मतलब है कि गुरु ग्रंथ साहब में, उस वक्त पोथी कहते थे, कि पोथी में कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। अब देखिए कमाल कि भगत सिंह की उत्सुकता क्या है कि भगत सिंह खुद गुरमुखी सीखते हैं। उनकी पहली चिट्ठी हमारी 1921 की अपने चाची जी के नाम, मतलब आधी, जिसमें बहुत अच्छे स्पेलिंग नहीं है। तो जो मेरे मदर ने बताया कि वो जब मतलब कुछ देर के बाद आए, 6 महीने बाद, या तो वो कहते कि अमृत तुम क्या पढ़ रही हो,
वो कहते मैं तो अभी 5 ग्रंथ ही पढ़ रही हूँ। वो कहते मैं ग्रंथ साहब पढ़ आया। वो कहते ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने का दोहा है कि अगर आपका यकीन मजबूत है, वो उन्होंने अपने शब्दों में कहा, तब चाहे रख लांबे के चाहे करड़ मना, कि ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने बाल काटे हुए हैं या आपने। तो मैं कई देर वो ढूंढता रहा कि मेरी मदर की जो मेमोरी है उसमें, लेकिन ये वाकई ही है। तो फिर मुझे वो मतलब श्लोक जो है कबीर साहब का उसमें मिला। लेकिन दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ढूंढी, जो शायद हम आप तक नहीं ढूंढ पाए, वो कहते कि जो गुरु तेग बहादुर साहब के श्लोक हैं, ये श्लोक जो हैं ये गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहादत के पहले गुरु गोबिंद सिंह को भेजे थे, तब तो वो बाल गोबिंद थे। तो उसमें एक आखिरी दोहरा है जो गुरमंत्र है, उसमें लिखा हुआ है। तो कहते वो जो है वो मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, और वही मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ समझ गया। वो है कि बल छुटक्यो बंधन पड़े किशु ना होत पाए, बल छुटक्यो बंधन पड़े किशु ना होत पाए, किशु ना होत पाए, कहे नानक हरि के हाथ में जैसे गज को हुए सहाय। तो एक पुरानी कहानी है कि अगर आप निर्बल हैं तो फिर आप संकट में हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका जवाब जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है। नेक्स्ट श्लोक जो है, बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही होए सहाय। कि अगर तुम, वो कहते कि तुम बलवान हो तो सब संकट दूर हो जाएंगे, तभी सब, और ये तुम्हारे ही हाथ में है। मतलब नानक का जो संदेश है वो है कि ये तुम्हारे हाथ में है, तुमने ही अपना सहारा बनना है। तो भगत सिंह कहते कि इसका मतलब है कि जिंदगी की असल लड़ाई जो है वो निर्बलता को दूर करके बलवान बनने की है। और आप जब उनको देखेंगे तो वो बलवान बन के प्रक्रिया में इतना पढ़ा, इतना सोचा और वो किया। तो ये छोटी बातें हैं, लेकिन ये उनका वो आधार जहां पर वो एक नया ढूंढ रहे हैं, एक व्यक्ति बनने का भी। और उसी में मतलब उनका जो नौजवान मतलब बाद में, जैसे आपने कहा कि वो 16 साल की उम्र में घर से भागे, लेकिन उनके पिताजी एक्चुअली उनको लेके गए बेलगांव का कांग्रेस में, जहां मतलब क्योंकि 1921 में पहले मतलब हुआ और उन्होंने स्कूल छोड़ा, तो ये नेशनल कॉलेज खुले तो वो नेशनल कॉलेज में आए। और उसके बाद उनके पिताजी उनको बेलगांव कांग्रेस लेके गए, ये दिखाने के लिए कि देखो ये सुभाष है। इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी इसके पिता ने इसका टेस्ट लिया कि तुम आईसीएस करके दिखाओ। तो वो आईसीएस में नंबर 4 आए थे और इंग्लिश कंपोजिशन में टॉपर थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के वो लीडर हैं। तो अब आप देखेंगे वाई एम एन एथिस्ट आप पढ़ें तो उसमें वहां निर्लंबा स्वामी जी के, निर्लंबा स्वामी जो हैं वो एक्चुअली मतलब जतेंद्र बैनर्जी थे, और वो 2IC थे अरविंदो घोष के। तो सबसे पहले साजीत सिंह और सरदार किशन सिंह को अनुशीलन समिति के साथ मिलाने वाले वो थे। तो सरदार किशन सिंह ने कहा कि आपने हमें इनकलाबी बनने का प्रेरणा दी थी, अब ये लड़के को समझाओ। तो वो मतलब घर में ये चर्चा रही कि वो 2 घंटे उनके साथ मुलाकात हुई। वो जो कॉमन सेंस किताब है वो वहां पर उनको मतलब निर्लंबा स्वामी जी ने दी कि ये पढ़ो। कॉमन सेंस एक फिलॉसफी है, और तो वो उनका फॉर्मेटिव पीरियड है। और 2 चीजें उनको लगा कि एक तो है कि पढ़ने के बगैर आप समझ नहीं सकते, और उसके लिए और लेकिन लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। ये भी इंटरेस्टिंग है कि उस वक्त अकाली अखबार निकलता था जो पंजाब की पूरी चेतनता, जिसे गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं, और उसकी पूरी चेतनता जो है वो उसने फैलाई थी। तो उसके वो एज जर्नलिस्ट कार्ड भी ले गए अपना, ताकि अपने तौर पर बात कर सकें। तो ये फॉर्मेशन जो है, और अगर आप वाई एम एन एथिस्ट को दोबारा पढ़ें तो वो बायोग्राफिकल मतलब उनकी अपनी साइकोलॉजिकल जो है स्ट्रगल है कि वो इस विचार तक कैसे पहुंचे। जैसे उनका आखिरी ये कहना कि मैंने जब ये पढ़ा मतलब कॉमन सेंस में, और उसमें जो मुझे मिले लोग जैसे मतलब सचिंदर सान्याल थे मतलब, तो वो इनकलाबियों के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो उसमें, और ये उसमें मतलब वो प्रश्न कि हमें अपने आप में यकीन पैदा करना है या बाहर यकीन रखना है। मैं समझता हूँ कि जो भगत सिंह का
नास्तिकता है वो अपने आप में यकीन कैसे बने, क्योंकि उसी में वो लिखते हैं कि अगर नौजवान का अपने आप में यकीन नहीं है तो वो जब संकट आएगा तो आप डंगोरी लेके चल रहे हैं और रब भी डंगोरी है, और वो डंगोरी पे बोझ पड़ेगा, आपकी टांगें काम जाएंगी। तो इसलिए अगर आपने अपने विवेक से, अपने रीजन से चलना है तो आपको अपने आप में यकीन पैदा करना पड़ेगा। तो ये वही बल वाली प्रक्रिया है कि आप बलवान कैसे बने, स्व यकीन जो अपने आप में करना। और जैसे मैं कहता हूँ कि बलवान की उनकी अपनी परिभाषा कि वो शारीरिक तौर पे बहुत अच्छे बलवान थे, क्योंकि वो गतके के चैंपियन थे लाहौर के, नाव चलाने में उनको बहुत थी। अपने माताजी के साथ उनको एक ही गिला रहता था, क्योंकि जब वो बच्चे थे तो जब अपने ननियाल जा रहे थे तो टांगे की वो टूट गया, एक्सीडेंट हुआ, तो उनकी पसलियां दो जो हैं वो अंदर घुस गई थी, तो वहाँ मतलब काफी डूंग पड़ता था। तो वो कहते हैं कि बेबे तुमने मेरे साथ बड़ी बेन्यायी की है, मेरी छाती पूरी फूल नहीं सकती क्योंकि उसमें ये डूंग है। तो वो मतलब लव करना अपने प्यार। और लेकिन उसके बाद के विचारों का जो मतलब है उस पर उन्होंने किया। और जैसे ये जो चुनने का है, जिससे हम कहते हैं ना कि हंस की तरह वो मतलब मोती चुग सकते थे, तो ये जो हमारी प्रक्रिया पुरानी भी कही जाती है कि सरस्वती का जो वाहन है वो हंस है, और हंस की प्रक्रिया है कि वो दूध और पानी को भी नखेड़ सकता है और वो कीचड़ से भी खाना खा ले सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है उनके मतलब शुरू में, और ये दादाजी की मतलब उन पे मतलब है कि दादाजी बहुत क्रिटिकल माइंड के लोग थे, और वो बहुत बहस कि कहीं भी कोई गलत बात करता था, इवन ग्रंथ साहब को लेके कोई गलत बोल रहा है तो उसे चैलेंज करते थे। तो ये प्रक्रिया उनको मतलब घर में मिली। और साथ ये भी, और दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है, क्योंकि हमारे परदादाजी उनके दादाजी जो हैं वो मतलब यूनानी भी करते थे, उनके जो दादी जी थे वो लेडीज की कोई मदद, मेडिकल सर्विसेज फ्री करते थे। और एक जो चलन था हमारे घर में कि वो अब क्योंकि इतना प्यार है लोगों का उनके उनके श्रद्धा भी है कि वो उनके लिए फ्री काम करने के लिए आ जाते, लेकिन उनका था कि नहीं, कभी किसी की मेहनत नहीं करनी, तो वो लेते नहीं थे। जब वो हाथ से देते तो वो लेते नहीं थे। तो उन्होंने एक बना रखा था कि भी वो कुजाल उठाओ, मतलब उसमें मतलब लस्सी लेके जाना, और वो कुजे में पैसे डाल देते थे, उसकी जो मजदूरी है वो दे देते थे। तो मतलब कि ये जो, और उसमें से लोग प्यार करते थे। तो भगत सिंह का वो जो प्यार बना वो उन आम आदमियों से, जिनको वो कहते कि ये जो मतलब कपड़ा बुनने वाला है ये मेरा दोस्त है, ये जो मोची है ये मेरा दोस्त है, वो उनको उठा के कंधे पे घर भी छोड़ जाते। तो वो एक माहौल भी उनके दादाजी की वजह से। और मैंने ये देखना भी चाहा, क्योंकि उनके जो दूसरे साहबा दिलबाग सिंह के लड़के थे वो इनके यहाँ उम्र थे, तो उनको मैं अपनी मदर को साथ लेके गया कि उन पे क्या प्रभाव था बाबा अर्जन सिंह जी का। तो जब उनसे मतलब मैंने पूछा, मैंने कहा, वो कहते देखिए बाबा जी का प्रभाव हम पे इतना था कि ना तो मैं मतलब सरकारिया बन सका, ना इधर देशभगत बन सका। तो इसलिए मतलब मैं बीच में ही रह गया, और उन्होंने शादी नहीं करवाई वो सारा। तो मतलब है कि ये जो प्रभाव है ये एक बहुत अहम था। तो उसी से उनका जो विचारों का दान है कि आगे बढ़ने के लिए, और जो पहला उन्होंने काम किया वो नौजवान भारत सभा को बनाने। और इसी में जब वो बेलगांव कांग्रेस में गए तो वहां पर एक बहस गांधी जी की और रेवोल्यूशनरीज की आपस में शुरू हो गई। तो उसमें मतलब आखिर पे गांधी जी ने कहा कि भी ठीक है, मैं फेल हुआ हूँ, मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, लेकिन उस वक्त तक मैं सामाजिक कार्य करता था, पॉलिटिकल हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए जब तक तीन बीमारियां हैं ये ठीक नहीं होती, तब तक आप भारत में स्वराज की बात नहीं पूरी हो सकती। तो उसमें था धर्म पे लड़ना, और जात पात का छूत का प्रश्न जैसे उन्होंने लिखा भी कि उसको खत्म करना, और नौजवान लड़के लड़कियों को हिस्सेदारी करनी। लेकिन चौथा जो डिमेंशन उन्होंने ऐड की कि असल में अंग्रेज राज की जो सबसे बड़ी हम पे मतलब शराप है वो ना बराबरी है। तो ना बराबरी का हल क्या है? तो उन्होंने कहा कि ना बराबरी का हल वैज्ञानिक तौर पे तो समाजवाद है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में खड़े होके
ये कहा कि लोगों के सामने एक स्पष्ट आदर्श होना चाहिए, और वो समाजवाद को उन्होंने पहले नौजवान भारत सभा में ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा था, और वो बाद में नेशनल में आए। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे मिली, वो बात उनके कई एक लेखों में है कि वो ये जो धारणाएं हैं, धर्म का वितकरा, जात का वितकरा, लिंग का वितकरा, ये कैसे दूर होगा। तो वो पहला लंगर शुरू करती है नौजवान भारत सभा, और उस लंगर का उद्घाटन करने के लिए सैफुद्दीन किचलू साहब जो हैं उनको अमृतसर से बुलाया जाता है। तो वो जो लंगर की प्रथा को दोबारा करके उन्होंने एक ये वो कहते हैं कि नौजवानों के मन से अगर इकट्ठे बैठ के खाएंगे तो वो नौजवानों के मन से निकल जाएगा। तो ये जो धारा है, और उसके बाद जो उनकी पूरी ट्रैवल है, तो वो जो है कि अगर आपने किसी संकट को मतलब, और वो संकट के लिए तैयार कर रहे हैं, और उसी में उन्होंने जो बायोमैनाथिस्ट में ही तो लिखते हैं कि मेरा पहला टेस्ट उस वक्त था जब तक मैं अभी बहुत मजबूत मतलब इस विचार पे नहीं आ पाया था। वो उस वक्त था जब मुझे पहली दफा 1927 में पकड़ा गया, जिसमें वो मंजी वाली फोटो है उनकी, वो चोरी से ली गई थी। तो कहते पुलिस वाले ने मेरे पिता के सामने 2 बातें मुझसे कही कि तुम नौजवान क्या किन बेवकूफों के पास लगे हुए हो, जिंदगी खराब कर रहे हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी समझदारी से, क्योंकि वो कोकोरी केस के साथ उसका लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर कहता जाते हुए उसने बड़ी चतुरता से कहा कि अच्छा फिर काका पाठ कर लिया करो। तो कहते उस वक्त मेरे मन में आया कि वाकई मैं अपने विचारों के पर पक्का रह सकता हूँ, अपने इरादे पे पक्का रह सकता हूँ, यहाँ मुझे सहारा चाहिए। वो कहते वो बड़ा अच्छा सहारा है, क्योंकि जब आप संकट में हैं तो आप उस सहारा ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने कहा कि आई विल स्टैंड माई ऑन माई रीजन। और एक जो बहुत ही खूबसूरत चीज इन दिनों में मैं काफी साझा किया कि भगत सिंह की जो मूल धारा है, इसी में वो 2 दफा लिखते हैं कि रियलिज्म बिकेम माई कल्ट। अब रियलिज्म जो यथार्थवाद है, मुझे ये क्लास काफी प्रॉब्लम सम रही, क्योंकि कल्ट हम समझते हैं कि ये अंधविश्वासी या होती है, लेकिन ये है कि जहां पर बहस नहीं की जा सकती। अगर मेरा विश्वास है तो आप मुझसे विश्वास पे बहस नहीं कर सकते। तो वो कहते मेरा जो अगर यकीन जो है वो रियलिज्म पे। रियलिज्म का मतलब है कि आप रीजन से, मतलब वो कहते हैं एथिकल क्वेश्चन नहीं होते, जो उनके बाद की राइटिंग्स में भी हैं कि आप एथिकली किसी चीज को नहीं मेजर करते, आप उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं कि वो जिस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है उस प्रॉब्लम को हल करने में कितनी कामयाब होती है, और उसमें फैक्ट्स हैं, उसमें यथार्थ है, और जो यथार्थवाद है उसको लेके। और ये रियलिज्म अपने आप में एक बहुत मतलब आधार है जो उनका बना। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये जो पूरे विचारों की ट्रैवल है, एक तो है कि वो जो ब्रॉडर पंजाब का पूरा सभ्याचार जो जिसमें सभी धाराएं बराबर बहती हैं, और उनमें जो भी अच्छा है वो उसको छान लेते हैं और वो उनके पास है। फिर उसके बाद दुनिया का पूरा, क्योंकि जब उन्होंने पढ़ने का कि ठीक है, मैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका जाके मौका मिलता तो पढ़ते, लेकिन अगर नहीं है तो मैं अमेरिका को यहाँ बुला लेता हूँ। तो वो जो पूरा उनका 305 किताबों का पढ़ना, क्योंकि ये भी जो धारणा हमें बाद में लगी कि शायद जेल में, लेकिन जेल में तो वो नोट्स ले रहे थे, वो अपनी किताबों के लिए नोट्स बना रहे थे, क्योंकि वो हर चीज को ठीक तरह मतलब करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ब्रॉडनेस है, और वही उनका मतलब इसीलिए वो इतनी मतलब बेफिक्री से, जैसे आप अंदाजा लगाइए जब भी हम रिसर्च कर रहे थे, तो अब वो अपने आप चल के सेंट्रल असेंबली में जाते हैं। 6 महीने में भी ये किसी को पता नहीं चल सका, उनका पूरा स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो आके मतलब शांता रहा मिट्टी, लेकिन वो पता नहीं कर सके कि लाला लाजपत राय के बाद सैंडर्स का जो मतलब गोली चली है वो किसने चलाई है, वो 6 महीने तक पता नहीं था उनको, जब तक भगत सिंह और बीके दत्त खुद असेंबली में नहीं पहुंचते। लेकिन असेंबली में जाने के वक्त उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं जिस पे आज हम मतलब पहरा देने के लिए जा रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नारा दे रहे हैं, अगर ये नारा हमारे देश के लोग समझ जाएं तो वो मतलब हमें अपनी जिंदगी की कीमत मिल जाएगी, क्योंकि एक बात समझा देना मतलब तो वो नारा था, क्योंकि ये जो साम्राज्यवाद का संकल्प है ये गदर पार्टी लेके आई थी। गदर पार्टी का ये कहना था कि भी ये भ्रम है हमारा कि हम किसी देश के खिलाफ लड़ रहे हैं या हम किसी जात के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हमारी नॉर्मल नेशनलिज्म की डिबेट में मतलब आता था। वो कहते नहीं,
ये एक सिस्टम है जिसको साम्राज्यवाद कहते हैं। तो भगत सिंह ने वो नारा दिया कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो साम्राज्य का और इनकलाब का जो द्वंद है उसको भगत सिंह ने बहुत अच्छी तरह समझाया। मतलब और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल है ये व्यक्ति की आज़ादी पे हमला है, और क्योंकि उस वक्त संपूर्ण आज़ादी की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी तो संपूर्ण आज़ादी कैसे होगी। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है वो राइट ऑफ एसोसिएशन के मजदूर अपनी यूनियन नहीं बना सकते, उस पर बंदिश थी। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस उसी पे चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर लोगों को इकट्ठे होकर अपनी बात करने का हक नहीं है तो फिर लोकतंत्र कैसे हो सकता है। तो कहते इन चीजों पे हम अपनी जिंदगी खड़ी लगा देंगे। तो वो उन्होंने किया। और उसके बाद मतलब आगे का जो है कि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि मतलब ब्रीफली, क्योंकि ज्यादा लंबा ना हो, तो ब्रीफली ये कि उन्होंने जो 4 पिलर थे जिस पे ब्रिटिश साम्राज्यवाद खड़ा था उन चारों पिलर्स को हिलाया। पुलिस के डर को रिवर्स किया, क्योंकि उसका एक ही एग्जाम्पल थी कि उनको फांसी देने वाली कलम जो है वो यहाँ फ्लॉर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में लाई गई ताकि जो यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको मतलब दिखा के हौसला करवाया जा सके। जेल तोड़ दी उन्होंने क्योंकि जो भूख हड़ताल है उसने पूरी, और ये जो इरादा मतलब बना के लड़ने का है ये वो विचारों की उसमें था। तो इसलिए भगत सिंह को, और जैसे आप कहते हैं कि जब हम मतलब एक ट्रेजेडी मैंने ये देखी है कि हम भगत सिंह को नहीं जानना चाहते, हम उसको अपनी गवाही बनाना चाहते हैं। जिसने एक लफ्ज देख लिया उसमें, कहीं उन्होंने देख लिया कि वो अपने दादाजी को ओम लिख रहे हैं तो वो उस वक्त किया। अगर 16 साल का बच्चा ये एहसास करता है कि जो पंजाबी लैंग्वेज है उसकी रिचनेस को तो इवन टैगोर भी नहीं ट्रांसलेट कर सकता, क्योंकि वो मदर टंग की जो रिचनेस है उसको पहचानता है। पर साथ ही ये कहता है कि जब तक साहित्य जो है वो मजबूत बहुत नहीं फैलता तब तक लोगों में चेतनता नहीं आती। पंजाब इसीलिए फसडी रहा है कि हम लड़ाई झगड़े में बहुत रहे, मतलब हमारे सिख मूवमेंट के बाद भी जंगलों में रहे, लेकिन साहित्य पैदा नहीं हुआ। अगर जो साहित्य मतलब ज्ञानी ज्ञान सिंह ने किया भी तो वो हमारे ध्यान में नहीं है। तो ये एहसास, और हर प्रश्न पे जो उनकी खूबसूरती ये है कि कोई प्रश्न वो अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनको पता है। तो जो मैं कह रहा था कि जब वो असेंबली में गए तो आमतौर पर यह था कि 2 गोलियां चली, क्योंकि 2 गोलियों के खोल मेरे थे। अभी जब उसका मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा तो उसमें है कि 1 गोली चली थी और 1 चैम्बर में लोडेड थी। मैं क्या आप देखिए कि वो कितना स्टेबल माइंड है, क्योंकि नहीं तो अगर थोड़ी भी आप मतलब वो ऑटोमेटिक पिस्टल है, मतलब 6 की 6 निकल जाती। लेकिन ही वाज सो, मतलब उनको मतलब अपनी पूरी प्रक्रिया को उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझ रखा था। और उसके लिए, और वो अपने का भ्रम दूर करने के लिए कि अगर हम कोई भ्रम लेके पलेंगे तो वो मुश्किलें पैदा करेगी। भ्रम से मुक्ति का एक बहुत अच्छा नावल उन्होंने था जिसको वो पढ़ के अपने छोटे साथियों को बोस्टल जेल में सुनाया करते थे। वो 7 हू वर हैंग, 7 कहानियां हैं, 7 आदमी हैं जिनको फांसी की सजा हुई है। ये एक रशियन रेवोल्यूशनरी एंद्रियो का नावल है। तो उनको कहानियां सुनाते हैं कि देखिए ये जो करेक्टर है ये मतलब अभी भी भ्रम में है कि शायद फांसी के पहले इसको क्राइस्ट छोड़ देगा, तो ये अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। तो हमें मतलब कैसे तैयार करना है अपने आप को। तो ये मैं समझता हूँ कि भगत सिंह का, जो भगत सिंह क्या है तो वो एक तो रियलिस्ट है, एक है कि वो भ्रम मुक्त है। मतलब उसी से मतलब ये है कि अपने आप में यकीन पैदा करने का नाम जो है वो भगत सिंह की। और इसलिए उन्होंने नौजवानों को भी कहा कि पढ़िए, समझिए, और समझने के बाद आप अपने मतलब रास्ता जो है वो ढूंढिए। और एक जो बड़ी लास्ट बात कि जब उनको जेल की नोटबुक मिली तो उसके पहले पेज पे 4 चीजें लिखी उन्होंने, इमीडिएटली जो उनके मन में आया। एक तो उर्दू का शेर है कि कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आज़ाद रहा। तो वो स्पिरिट जो है कि मेरे अंदर वो तपश है जो एक किनके में भी है, तो इसलिए मैं जेल में भी आज़ाद हूँ। और एक इंग्लिश की कोटेशन लिखी उन्होंने, माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑप्रेस्ड, माई करेज इज द करेज ऑफ डेस्परेशन। तो 2 डेफिनेशन लिखी उन्होंने, इंडक्टिव तो डिडक्टिव, कि अगर आपने
लॉजिकली किसी चीज को पुनशान करनी है तो उसके दो ही रास्ते हैं, आइदर इंडक्टिव और डिडक्टिव। लेकिन दो और डेफिनेशन उन्होंने लिखी, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल। कि आज जो पूरे समाज की, क्योंकि ये फिजिकल में हम जानते हैं कि सेंट्रीपीटल फोर्स जो है बांध के रखती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उनको बिखेरती है। तो उन्होंने मतलब उनके मन में कि समाज की प्रक्रिया में वैज्ञानिक तौर पर मतलब जो बांधने वाली फोर्सेस हैं वही समाज को आगे बढ़ाती हैं, जो बखेरती हैं वो उसको नुकसान करती हैं। और जो आखिरी मैं समझता हूँ कि उनका मतलब जो विचारों में ये पूरा आखिर तक, क्योंकि हालांकि मतलब इनके बारे में जो पहली बायोग्राफी छपी वो मतलब जतिन सान्याल जी की है, और उसमें उन्होंने दो चीजें और लिखी। वो कहते हैं कि वो हमें बार बार कहते कि जब से मैं वैज्ञानिक विचारधारा का धारणी हूं मैं उससे जीवन जीता हूं। तो मैंने कहा कि ये ढूंढने वाली है कि जेल में भी वो कैसे द्वंद खड़ा करते हैं, कैसे वो पूरी लड़ाई ब्रिटिश के साथ मतलब उन्होंने लड़ी, और वो दलील जो है वो दोनों तरफ जीते हैं। जैसे जब ट्रिब्यूनल बनी तो उन्होंने कहा कि आपको हमारे मुकदमा चलने के बाद ही बहुत परेशानी थी, और ये हमारी जीत है कि आप वो सारे मतलब रास्ते छोड़ के मतलब ये ट्रिब्यूनल वाले में आ रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल मतलब आप कानूनों को, अपने कानूनों को ही मतलब आप बाईपास कर रहे हैं। तो वो जो मतलब उनका पूरा, और मैं समझता कि ये जो आधार है इस पे, और जो भी लोग मतलब अभी, क्योंकि वो कोई भी ईमानदारी से, क्योंकि भगत सिंह अपने वक्त में है वो और जो एक बात और मैं लास्ट कि मेरे मन में भी ये सवाल रहा कि 31 के बाद, 23 मार्च 31 के बाद भगत सिंह की फांसी के बाद क्या प्रभाव रहे, और भगत सिंह कैसे उसकी मतलब जो विचार है उनको आगे लगाया गया। तो उसमें एक तो है कि जो आज संविधान में प्रीएम्बल है उसमें जो वैल्यूज लिखी गई हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है ये मार्च 1931 की कराची कांग्रेस में लिखा गया था। क्योंकि भगत सिंह का क्रिटिक था कि संपूर्ण आज़ादी तो कह दी, लेकिन ये संपूर्ण आज़ादी से आम आदमी को क्या मिलेगा। तो उस वक्त पंडित नेहरू, एम.एन. रॉय, उन सब लोगों ने उस जवाब का जवाब देते हुए फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर लिख दिया था। और तिरंगा झंडा जो है वो नेशनल फ्लैग के तौर पे भी वो 3 वैल्यूज, जो वैल्यूज कभी करतार सिंह सराभा ने भी अपने में कही थी कि ये 3 रंग जो हैं वो 3 सामाजिक कदरों के रंग हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो आपके प्रीएम्बल में बना। एक तो ये प्रभाव है। दूसरा जो है कि उनका जो प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम था वो नेताजी सुभाष के पास गया। नेताजी सुभाष ने कामरेड रामचंद्रा को कराची देना था लेकिन वो दे नहीं सके। लेकिन कराची कांग्रेस में जब उन्होंने वो रखा तो वो भगत सिंह का जो प्रोग्राम था कि किसानों को क्या राहत मिले, मजदूरों को क्या राहत मिले, मतलब वो सारा उनका बनाया हुआ था, वो उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके बाद आगे मतलब चलती रही। तो ये कुछ चीजें जो हैं कि जैसे आपने सवाल कि वो कौन है, भगत सिंह कौन है, तो भगत सिंह वो है जो आज भी जब संकट आता है तो भगत सिंह हमें यकीन दिलाने के लिए आ जाता है कि मतलब हौसला। और उनकी जो लास्ट 3 वर्ड अपने छोटे भाई के नाम थे, वो मेरे मदर 20 साल के थे तो लड़कियों के लिए उनका संदेश था कि सादगी बड़ी अच्छी चीज है लेकिन विचारों में पुख्तगी होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। और कुलतार सिंह के नाम उन्होंने 3 शब्द लिखे कि सेहत का ख्याल रखना, हौसले से रहना, मेहनत से पढ़ना। कुलबीर सिंह 14 साल के थे, उनको कहा ये 3 तो हैं ही कि सेहत का ख्याल रखना, हौसले से रहना, मेहनत से पढ़ना, लेकिन हाथ का काम सीख लेना ताकि तुम्हें अपने आप में यकीन बन सके, तुम कहीं निराशा में ना जाओ, किसी और के हाथ पर ना देखो, पिताजी की मदद कर सकोगे। तो ये सारी चीजें जो है, और जो मतलब ह्यूमन लव का है वो मतलब आपने मतलब पता ही है कि जैसे आपने वो भैंसों की बात की, वो एक्चुअली उस वक्त था कि इनकी जमानत हुई थी तो उनमें से एक भैंस की वो मतलब दूध जो है जैसे हम डोके कहते हैं ना वो लेते थे, तो उसका नाम उसने सोनी मासी रखा हुआ था। मतलब आदमी मतलब जानवर को भी प्यार कर सकता है। वो कहते ये मासी कैसे है, वो कहते कि या तो मैंने माँ का दूध पिया है, तो हमारे रिवाज है कि अगर
माँ ना दूध पिला सके तो मासी भी पिला देती है, तो मैं इसका दूध पीता हूँ इसलिए ये मेरी मासी है। तो वो अखीर पे भी हुआ क्योंकि वो चोरी हो गई। तो बेबे जी ने कहा कि वो तुम्हारी सोनी तो नहीं आई। वो कहते बेबे जी सोनी ने तो आ जाना है, मैं ही वापस नहीं आना। तो मतलब ये, और जो बोगे वाली कहानी तो अब काफी चर्चित है कि जो लड़का उनका मलमूत्र उठाता था उसको बेबे कहते थे। और इसी तरह मतलब ये जो यकीन पैदा करना है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जड़ वहीं पर है, जो बल हुआ, बंधन छूटे, सब कुछ हो तो पाए, कहीं आधार वो भी है। और उसके ऊपर फिर उन्होंने पूरी जो 305 किताबों की, जिसमें पूरा वर्ल्ड लिटरेचर है, और ज्यादा उन्होंने जो पढ़ा, जैसे जेल में उन्होंने मतलब बर्नर्ड शाह के ड्रामे जो हैं वो मंगवाए, क्योंकि उस वक्त तक अभी ये जेल खुली नहीं थी कि जितनी मर्जी किताब मंगवाओ पढ़ो, क्योंकि वो उसको तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो पंजाब के कल्चर का सबसे खूबसूरत फ्लावर, जिसमें कोई मतलब एक पासड़ता नहीं है, जिसमें कोई तंग दिली नहीं है, तो वो, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सिद्धू साहब को मैं कहूँगा कि एक बीच में हमारे दुल्ला भट्टी भी हुआ है, क्योंकि जिसकी याद हम लेके आज तक मनाते हैं, तो वो भी इसी बार का मतलब जन्मा था जहाँ भगत सिंह पैदा हुए हैं। और आज कल पाकिस्तान जब बात हो रही थी तो एक कॉमन प्रोग्राम था, तो वो भी उतना ही, जैसे हम दुल्ले को साथ लेके चलते हैं, तो वो भगत सिंह को मतलब उनको भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो बहुत बहुत थैंक्स, बहुत कुछ मैंने कहा, शायद उस कुछ सेंस बनी हो तो बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे जगमोहन सिंह जी, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, आपने इतना एनलाइटिंग क्या कहेंगे, बहुत ही, हाँ, दिमाग की बत्तियां जलाने वाला जो आपका व्याख्यान तो नहीं कहूँगा, बल्कि कहूँगा एक संवाद है, ये बातचीत आपकी जो पूरी की पूरी जो बात करने का अंदाज है वो एक डायलॉग का अंदाज है। आप डायलॉग करते हैं, व्याख्यान नहीं देते, और सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि जब लोग व्याख्यान देने लग जाते हैं तो वो फिर एक दूरी आ जाती है, और जब आप संवाद करते हैं तो लगता है कि हम आपस में बात कर रहे हैं। जी एक सवाल अभी भी मेरे मन में रह गया जी कि ये अभी जैसे की जाना मैं कौन, हाँ जी अब ये तो पूरा का पूरा जो सूफी फिलॉसफी है जी उसको जाके कहीं डिनोट करता है। हाँ जी और आपने सूफी का बीच में आपने बताया भी कि वो सूफीज्म से भी काफी जी प्रभावित रहे। जी अब जब वो अपने इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं, गैरीबाल्डी की बात करते हैं, जी वो फिर लेनिन की बात करते हैं, इन जी सब की बात करते हैं। तो एक तरफ अगर आप सूफीज्म में जाएं या गुरु गोविंद सिंह के पास जाएं या गुरु नानक के पास जाएं, आप अल्टीमेटली तो एक के पास जा रहे हैं ना, वो जो ईश्वर की सत्ता है, यानी चाहे वो निर्गुण है, सगुण नहीं है, चाहे निर्गुण है, लेकिन आप निर्गुण जा तो रहे हैं वहां। और दूसरी तरफ जो है, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि वाई एम एथीस्ट, तो आप उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो ये गुरु गोविंद सिंह का जो वो निर्गुणवाद है और जो ये नास्तिकवाद है, ये भगत सिंह इन दोनों को रिजॉल्व कैसे करते हैं? नहीं, ये देखिए, इसमें एक तो पहली बात तो ये है कि ग्रंथ साहब में सिर्फ एक दफा नास्तिक आस्तिक आया है, और जो मुझे मतलब मिला बाबा बकना के साथ, मैंने कुछ लास्ट मतलब 8-10 साल गुजारे, तो उनका ये था कि वो कहते ये आस्तिक नास्तिक की जो बहस है ना, तो ये तो मतलब ड्राइंग रूम की बहस है। कहते जब लोगों की सेवा में जाएंगे तो आप किस रास्ते से आ रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग केंद्र होंगे तो आप करेंगे। तो अब है कि गुरु गोविंद सिंह का वो एस्पेक्ट देखिए। अब गुरु गोविंद सिंह बचित्र नाटक में ये कहते हैं कि देवते दानव कौन है। वो कहते कि जो साध कर्म करे अंत देवता कहायन, जो कुकर्म करे अंत मतलब दानव कहायन। तो वो जो कर्मों के है कि आप क्या एक्शन करते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने एक जो इसमें रह गई वो है कि मतलब जो ननकाना साहब के बाद एक बहुत ही पॉपुलर जो काफी कहिए शब्द हुआ कि तेरी जात किसे पूछनी नहीं,
अमला नाल होने ने नबेड़े, तो वो हमेशा ये भी कहते थे। तो ये जो है कि वर्चुअली भगत सिंह जहाँ, जैसे यही जो प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न पर ही मतलब भाई रणधीर सिंह से उनके मतलब बात शुरू, मतलब ये संवाद शुरू होता है। क्योंकि बाबा हरनाम सिंह काला संज्ञा थे, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि वो दूध बांटने की उनकी ड्यूटी थी पॉलिटिकल कैदियों को, तो वो भगत सिंह को मिल आते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई रणधीर सिंह जी आए हैं, तो वो कहते अच्छा कहो उनको मिल जाना। क्या, तो वो मिलने का ये था कि वो हॉस्पिटल का बहाना बना के मिल जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मिलूंगा, क्योंकि उसने तो बाल कटाए हुए हैं। तो जब उन्होंने बताया तो मतलब वो कुछ कहने लगे, दत्त ने कहा कि ये बाबा जी को ये तुम्हारी बात नहीं समझ लगेगी, इसकी पर्ची लिख दो। और बाबा भकना उसके गवाह थे। तो उन्होंने लिखा कि मैं मतलब जो देश पेट के लिए नहीं, देश के लिए बंद बंद कटवाने की जो प्रथा है उसका कायल हूं। लेकिन जो मतलब उसकी फिलोसॉफिकल है, उसमें 200 सालों में और भी आगे बढ़े हैं। मैं वो मतलब, लेकिन जो आप अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं, तो आपके संकल्प से मैं शायद उन्हें पहले मिलूंगा, क्योंकि मुझे तो फांसी लगने वाली है। तो मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हारे सिख इतने तंग दिल हैं कि वो दूसरे आदमी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। बाबा जी भकना ने कहा कि सुना भाई रणधीर से आओ, कहते हम तो मिलना पो। फिर लास्ट उन्होंने मुलाकात हुई, और उस पे जो उनपे चार्ज लगा कि तुम हौमे की वजह से इसमें नहीं मानते, तो उन्होंने लॉजिकली, कि ये लॉजिकल अप्रोच है मेरी, कि मैं अपने आप में, अपने रैशनैलिटी में, अपने रीजन में यकीन कैसे पैदा करूं। तो इसलिए वो एक वाला जो है, वो कहते कि वो डंगोरी जो है वो आपके लिए कमजोरी बनती है, क्योंकि जब आपके संकट आएगा तो आप कमजोरी की तरफ जाएंगे। तो वो मतलब मैं समझता यहाँ रिजॉल्व होती है जो आपकी, मुझे जो लग रहा है पता नहीं आप been able to लेकिन उनमें दुविधा कोई नहीं है उनके। लेकिन वो ट्रेडिशन, अब जैसे लेनन की बात आपने की, हमने अभी वो किताब ढूंढी कि वो कौन सी लास्ट बुक थी जो भगत सिंह पढ़ रहे थे। तो वो था कि उन्होंने इसी 2 फरवरी वाले लेटर में लिखा कि स्ट्रेटजी अगर आपने सीखनी है तो फिर लेनन से, लेनन लाइफ एंड वर्क्स कि उसकी मतलब कल वर्क से नहीं, वो जिंदगी कैसे उनको अपना रहे हैं कैसे, तो उससे सीखिए। तो वो उनकी क्लारा जेटकिन की किताब माई रेमिनिसेंस ऑफ लेनन जो है, वो 1925 में छपी थी, और उसका रिव्यू पीपल में छपा 1929 में। तो वो पर्टिकुलरली वो एज ए इंडिविजुअल क्लारा जेटकिन ने उनके साथ रह के क्या देखा, वो मतलब एक इंडिकेटर भी था कि मतलब आप उसकी पर्सनल लाइफ को, और वो कैसे जो विचार हैं उनको कैसे जीता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक और मतलब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उनको समझने का। इससे ओपन सेशन आओ, जो बात करना चाहें, जो भी लोग सुन रहे हैं, वो अगर कुछ संवाद करना चाहें, जगमोहन सिंह जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहें। रवि नाउ यू टेक ओवर। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है जी, क्योंकि जो ब्रिटिशर ने एक डिबेट शुरू कर दी कि गुरु गोविंद सिंह की राइटिंग ही नहीं है। अच्छा। तो ये किसी ने लिख दिया कि विचित्र नाटक तो उनका है नहीं। तो मेरा सभी को एक प्रश्न है कि गुरु तेग बहादुर 1675 में शहीद हुए, और 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने एक नया सामाजिक व्यक्ति खड़ा किया। तो वो 24 साल का वो क्या प्रोसेस है जिसमें उन्होंने इतनी बड़ी तब्दीली की। क्योंकि ये सारा जो है ये मतलब, क्योंकि मैं जब 10वें ग्रंथ घर लेके आया, आई वांटेड टू हैव ए डायलॉग विद गुरु गोविंद सिंह जी कि वो क्या खुद क्या कहते हैं, क्योंकि कई एक प्रश्न थे। तो ना ये अंग्रेज कह गए कि घर में ना तो महाभारत पढ़िए, तो ना मतलब गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह की लिखतें पढ़िए। लेकिन वो क्योंकि सील बंद हैं और दमदमा साहब में पड़ी हुई हैं जहां पर उन्होंने लास्ट किया, तो इसलिए इस से हमें दूसरी तरफ निकलना चाहिए कि उसमें से हम क्या सीख सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी। हाँ नहीं है वो, देखिए उस वक्त तो पैरेलल सोच चल रही थी, समाज जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, पैरेलल सोच उस वक्त भी चल रही थी। एक तरफ
भगत सिंह और ये सब लोग जो है जिस तरह से सोच रहे थे, काम कर रहे थे, और एक प्रैक्टिकल काम भी, दूसरी तरफ जो सावरकर काम कर रहे थे, वीर सावरकर जिसको ये नाम से हम जानते हैं, वो 1925 में उनकी किताब जो है हिंदुत्व की आती है जी जी, वो बिल्कुल इसका कंट्राडिक्शन में, वो बिल्कुल एकदम अलग ही फिलॉसफी को प्रपोंड करती है। तो ये जो पैरेलल फिलॉसफीज हमारे यहाँ पैदा हुई, तो उसकी वजह से भी जो एक हमारे समाज में जो डायक्टमी आई, जो एक विरोधाभास आया, मुझे लगता है उसने हमारी कोई एक रास्ता अख्तियार करने नहीं दिया पूरे देश। मैं सैगल साहब आजकल थोड़ा इस तरह महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारे आज़ादी का प्रोसेस था वो डीकोलोनाइजेशन का था, राइट, क्योंकि कॉलोनाइजेशन आपकी सब कमजोरियों को, जो आज कमजोरियां बरती जा रही है, वो कॉलोनाइजेशन भी बरत रहे थे, ब्रिटिश भी वही करता था, इसीलिए एकता से डर लग रहा है उसको, इसी तरह उसको विचारधारा से डर लग रहा है, समाजवाद की विचारधारा आ रही है तो उससे डर लग रहा है। तो ये जो मतलब अब कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है वो जो है कि आप मतलब करें, और भगत सिंह उसको तोड़ के मतलब डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को एक बहुत मतलब आगे उनकी सारी, मतलब भगत सिंह को हमारे नानी जी हमेशा कहा करते थे कि मेरा लड़का अकेला खड़ा अच्छा नहीं लगता, वो अपने साथियों के साथ ही खड़ा अच्छा लगता है। तो मैं जब भगत सिंह का नाम लेता हूँ तो वो सारे साथी उनके उसमें सम्मिलित होते हैं। तो आपका वो तो है कि वो पैरेलल चली है और आज मतलब वही पैरेलल है। इसी को समझने की जरूरत है कि अब रिकॉलोनाइजेशन हो रही है, क्योंकि उसी कॉलोनाइजेशन की वैल्यूज एजुकेशन में मतलब लाइफ में, और एक्चुअली वो लूट करते थे, वही मैं तो कहता हूँ कि वो चादर, धर्म की चादर ओढ़ के वो भी मतलब आप पे डाल देते थे और लूट अपनी कर लेते थे। आज भी जो लूट है वो इस तंत्र में हो रही है ताकि लोग मतलब दूसरी तरफ देखें। और वो बहुत बढ़िया मतलब पिकविक पेपर में चार्ल्स डिकन का नाम है, उसने कहा था कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो पतंग उड़ाते हैं, जब लोग पतंग देख रहे होते हैं तो उनकी जेबें कट जाती हैं। तो ये जो पूरा ड्रामा है मतलब लाइफ की रियल, तो तभी भगत सिंह कहते हैं कि जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कैसे करना है, उसके लिए वो ढूंढता है, उसके लिए वो समाजवाद वर्ड तक जाता है। yes. और उसी में मैंने कहा कि वो साथ ये भी कहता है कि भाईचारा, बराबरता भाईचारे के बगैर नहीं होती, आप दोनों चीजें इकट्ठी होंगी तभी होगा, बराबरता और भाईचारा जिसे जगमोहन भाजी ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ 3-4 ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਖੇਡੇ। ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਲਣਾ ਬੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਡਰਾਮਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? भले कि ये हुण तुहानूं मैं हिस्टरी लभ के देंगा। सानू इंटरेस्ट है ना ड्रामे च, थिएटर करते रहे आ क्योंकि उन्होंने देखो महाभारत दे विच उन्होंने जिहड़े पांडव ते कौरव बनाए ते अंग्रेजां नूं उन्होंने कौरव बनाया ते हिंदुस्तानियां नूं पांडव बनाया ते ਉਹ युद्ध दिखाया ताकि लोगों ਨੂੰ जागरूक होवे अपने जिहड़े इतिहास नूं कंटेंपरेरी यानी उस वेले जिवें तुसीं कहंदे हो भी यथार्थवाद नूं तरजीह दिंदे सीगे ते ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਲੱਭਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਅੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਨੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਨੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ
और जी जिज्ञासा मैं जरूर लवांगा कि वो सारे थैंक यू ड्रामे सर, के नाम और जिथे भी रूट लगे थैंक यू। बहुत बहुत अच्छे से रवि जी अनम्यूट कर लो, व्यूअर रवि जी अनम्यूट करो ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। रवि अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਜੀ। नहीं सुनता तो है पर सुनता तो है जी, आवाज नहीं वो ध्यान नहीं, नजर नहीं आ रहा है। अनम्यूट कितों करना हाँ है? जी आ गया, हो आ गया, गया। हो गया, हाँ जी, हो हाँ गया, जी। हो आवाज गया। आ गई। जी। अब आ महाराणा गया। प्रताप मैं सुनया शायद महाराणा प्रताप और शिवाजी हाँ उत्ते जी। भी उन्होंने महाराणा नाटक खेडे ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ और इवन मैं सुनया शायद करतार सिंह सराभा उत्ते भी उन्होंने एक ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ और वो फोटो हमेशा अपने कोरी केस मनाया ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रेरणा ਦਾ मतलब ਸੀਗਾ। हाँ कोई गुरु सी। ओपन सेशन है, अभी एक सवाल आया है जी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर से उनकी मुलाकात हुई थी? मेरा ख्याल वो तो नहीं हुई, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी के बाद मतलब 13 अप्रैल 1931 को ही एक अपने जनता अखबार का एडिटोरियल लिखा था, मराठी में करते थे। तो उनका अनुमान था कि 3 लोगों की बलि। अच्छा। कहते ये जो इंपीरियलिज्म ने अपने कंजर्वेटिव लोगों को खुश करने के लिए इन 3 नौजवानों की बलि दी है। तो ही अंडरस्टूड द होल प्रोसेस। लेकिन भगत सिंह का अपने तौर पे जो मतलब है वो अछूत का सवाल बहुत ही बढ़िया मतलब उनका आर्टिकल है कि मतलब जो तो विचारों में समानता है क्योंकि दोनों इनकलाबी हैं। मैंने जितना फिर मैंने पूरा अंबेडकर साहब को भी पढ़ा है कि बाबा साहब अंबेडकर भी जो है वो जब ये कहते हैं कि आप एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, कि पहले अपने आप को जानकार बनाओ, जानकार बना के फिर आप अपने हक के लिए खड़ो और फिर उसके बाद आप एक ऑर्गेनाइजेशन में करिए। तो उसमें बहुत समानताएं हैं, लेकिन मतलब डायरेक्टली कोई मुलाकात का चांस ही नहीं था क्योंकि जो भगत सिंह का पीरियड है जेल के बाहर वाला, उसमें वो ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में ही रहे। तो ये क्योंकि महाराष्ट्र में काम करते थे, लेकिन मतलब जो कोर ऑफ द व्यूज हैं वो दोनों में बड़ी कॉमन मतलब है। जहाँ तक समाज को के कल्याण का, लोगों की समस्याओं के समाधान का मतलब है, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये एक नरेंद्र जी ने सवाल किया है कि भगत सिंह बनना आसान नहीं है। मैं थोड़ा ऐसा कहता हूँ कि अगर वो 3 आप कम से कम हम भगत सिंह नहीं बने तो जो भगत सिंह एक ट्रैक छोड़ गए हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर वो 3 और उनका एक बहुत ही खूबसूरत शेर जो उन्होंने कभी सेलेक्ट किया था, क्योंकि भगत सिंह आप तो नहीं लिखे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी सिलेक्शन है कि कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, अगर थोड़ी सी जरूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती ये बेमायगियां दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। बहुत खूब। तो इसलिए वो उनका जो और वो लास्ट मिनट तक भी मतलब जो अपने आप को इतने हाई स्पिरिट में और अपने साथियों को भी हाई स्पिरिट में रखना, ये एक्चुअली मतलब है। और वो क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम फांसी तक जाके भगत सिंह बनते हैं, लेकिन अगर आप लोगों से प्यार करके लोगों की समस्या में हिस्सेदार होते हैं तो आप। और भगत सिंह की अपनी डेफिनेशन बहुत खूबसूरत है कि वी हम्बली सबमिट, ये उन्होंने असेंबली केस में दी थी, वी हम्बली सबमिट टू बी सीरियस स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कंडीशंस ऑफ आवर पीपल एंड देयर एस्पिरेशन, कि हम सिर्फ इतनी मतलब अपना कहना चाहते हैं हम्बली कि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, अपने लोगों की हालात को बड़ी नजदीकी से देख रहे हैं,
और उनकी क्या आशाएं हैं उसको लेके हम मतलब काम कर रहे हैं। तो इसलिए जगमोहन जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी जगमोहन जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने जब भगत सिंह पे इतनी खोज की है तो आपने उसके ऊपर लिखे हुए लेख हैं, आर्टिकल हैं, किताबें हैं, बायोग्राफी है, नाटक हैं, सब पढ़े, लगभग पढ़े होंगे जी। क्या आप उन सब राइटिंग से या उनके ऊपर जो गाने हैं या फिल्में बनी उनसे क्या खुश हैं? नहीं देखिए फिल्मों क्या पे वो भगत सिंह की सोच को प्रकट करते हैं? देखिए मतलब क्योंकि जब ये 4-5 फिल्में आई तो एक तो वो फिनोमेना था जिसमें सोनू सूद वाली फिल्म की आपने बात की इनकलाब, तो उन्होंने मेरा लंबा सा लिख दिया था, लेकिन उसमें कुछ डायलॉग मैंने जरूर डाले थे ताकि उस सिचुएशन को मतलब क्लियर करें। लेकिन उसमें है कि भगत सिंह को टोटलिटी में अब क्यों हो रहा था वो, उसमें आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। अजीत मल है धर्मेंद्र के बड़े भाई, तो वो लुधियाने आए और किसी ने मेरा बताया, क्योंकि उस वक्त ये मतलब वो भी एक धर्मेंद्र फैमिली भी बना रही थी भगत सिंह पे 23 मार्च भगत सिंह जिसमें तो वो आए और मुझे कहते, मैंने कहा, किसी ने कहा कि, मैंने कहा ये मेरी किताब है भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, तो इतना ड्रामा है इसमें कि आपको कुछ बाहर से डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें। तो वो ले गए किताब, तो वो तकरीबन महीने के बाद आए, कहते जी है तो बहुत कमाल इसमें, लेकिन वो लोग जो जिन्होंने सन्नी देओल को पकड़ा हुआ है, मतलब जो पैसा लगा रहे हैं, वो उसमें से कुछ और ढूंढ रहे हैं। और वो क्या ढूंढ रहे हैं कि मतलब नौजवानों के लिए एक माशो भगत सिंह पैदा किया जाए जो सन्नी देओल के रास्ते से पैदा किया जा सकता है। इसी तरह आप जो सबसे ज्यादा चर्चा वाली, क्योंकि ये तो रुकवा दी थी उन्होंने, मतलब 1.5 महीना ये सेंसर बोर्ड में पड़ी रही, वो जो इनकलाब जिंदाबाद है सोनू सूद वाली और ढिल्लों ने जो बनाई थी, लेकिन उसमें मतलब लिगेसी ऑफ भगत सिंह आई। और लिगेसी ऑफ भगत सिंह का हमने मैंने फिर कहा कि मैं अगर करूंगा शायद सब्जेक्टिव हूँ, तो हमने 20 स्टूडेंट अपने साथियों की एक टोली बनाई, तो हमने सभी पहले मतलब जो मतलब उनके थे वो देखे और उसके बाद हमने क्रिटिक बनाया। अब देखिए वो जो लिगेसी ऑफ भगत सिंह है उसमें बहुत बाद में छोटा सा शब्द जो है वो मतलब बिस्मिल के साथ अशफाक का डाला गया। हमारा उस वक्त भी था कि आप अशफाक को कैसे छोड़ सकते हैं, आप जो मतलब भगत सिंह की नौजवान भारत मूवमेंट है उसको कौमी एकता का कैसे बना दिया आपने। तो उसमें भी क्योंकि उन्होंने कुलतार सिंह से कुछ लेके बात की कि भूख हड़ताल वाले 2-3 सीन बड़े अच्छे मतलब ओरिजिनल कर दिए, लेकिन करप्शन जो है वो ये है कि मतलब सभी वो पूरी बात नहीं करना चाहते, तो इसलिए मतलब अभी अटेम्प्ट्स मतलब है। और जो सबसे खूबसूरत बात आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों फ्रांस में वायमनेथिस्ट फ्रेंच में ट्रांसलेट किया उन्होंने, वहाँ की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसने फ्रेंच में ट्रांसलेट किया और उसका मैं अभी रिव्यू पढ़ रहा था। और उस भगत सिंह फ्रांस में कैसे गया, उन्होंने एक डिबेट शुरू की कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक्चुअली रेवोल्यूशन से ज्यादा रेवोल्यूशनरी पैशन पैदा किया था, ये इक्वालिटी लिबर्टी का जो पैशन है। तो उन्होंने कहा कि लेट अस सी कि अब दुनिया में रेवोल्यूशनरी पैशन का क्या स्टेटस है। तो उन्होंने लैटिन अमेरिका में चूज किया फिडल कैस्ट्रो ची को, और मतलब साउथ एशिया में भगत सिंह को किया, इसी तरह को मतलब मिडल ईस्ट से भी उन्होंने ईरानी रेवोल्यूशन उसको चीज, एंड दे फाइनली फाइंड कि भगत सिंह जो है वो टाइटल पे है, कि जो रेवोल्यूशनरी पैशन को रिप्रेजेंट करता है वो भगत सिंह है। मतलब ये जो मैंने मुझे लगा कि ये वाकई इनकलाबी जज्बा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब आप कहाँ तक कामयाब होते नहीं होते उसमें बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन भगत सिंह बनने का मतलब है कि हम अपने जज्बे को तो कायम रखें ना, जो मैंने गदर पार्टी के बाबा में देखा है। बाबा भगना मतलब 99 ईयर में मतलब कभी कोई निराशा को मतलब इतनी, मैंने कहा बाबा जी आपने इतना कुछ सहा लेकिन ये कैसे रखते हैं। तो वो जो यकीन को अपने आप में बनाना है, तो वायमन एस्ट्रे जो है वो यकीन बनाने का एक रास्ता है, अपने आप में यकीन पैदा करने का।
हाँ मुझे याद है सर, ये जो फिल्म बन रही थी अजय देवगन वाली, तो क्योंकि उन दिनों मैं भगत सिंह पे काम कर रहा था काफी सारा, तो एक दिल्ली से भी मेरा नाम भेजा गया था कि उस जो टीम बनी थी जो इस पे रिसर्च कर रही थी, तो मैं भी उनके साथ रहा। तो जो आप बिस्मिल वाली और इशफाकुल्लाह खां वाली बात, और दूसरा जो गांधी के साथ भी, गांधी चाहते तो उनको जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी उनकी फांसी छुड़वा सकते थे। तो ये वाली बात पे मैंने उनको एक ही आर्गुमेंट दिया था कि ये कोई मुद्दा नहीं था उस समय, क्योंकि भगत सिंह खुद चाहते थे कि मुझे फांसी नहीं, वो अपने फादर को भी बोल रहे थे मैं फांसी क्यों कही आपने कि फांसी मेरी, मुझे फांसी चाहिए। एक भगत सिंह मरेगा तो 100 भगत सिंह पैदा होंगे, लेकिन एक भगत सिंह फांसी से बच गया तो हमारी मूवमेंट जो है बहुत ढीली हो जाएगी और लोग मुझे जो है कायर समझना शुरू कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि गांधी जी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर इस मुद्दे को उठाया भी होगा। तो ये बात मैंने बिल्कुल उठाया था। आप रवि आपका बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली तो भगत सिंह का वो जो लेटर में, वही मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी एंड प्रिंसिपल से लेके जो ट्रैवल है, भगत सिंह ने उस वक्त अपने पिताजी कहा कि जब मुझे जिंदगी और असूल में चुनना पड़ेगा तो मैं असूल चुनूंगा, जिंदगी नहीं चुनूंगा। नहीं चुनूंगा, इसलिए वो तरजीह देते थे, फांसी को तरजीह उन्होंने इसीलिए दी। कई दफा फैमिली की पूरी ट्रैवल, मतलब इन दोनों प्रॉपर्टी एंड प्रिंसिपल से लेके जिंदगी और प्रिंसिपल तक का ट्रैवल है, वो बात आपकी ठीक है। इवन मुझे इतना भी याद है कि वो लेटर मैंने पढ़ा था जिसमें भगत सिंह ने अपने फादर को, कुलबीर के थ्रू फादर को भेजा था कि मुझे पता लगा कि आपने जो है अपील करने की सोची है, तो अगर आप मेरे पिता ना होते तो शायद मैं आपको देशद्रोही बोलता। ये भी शायद उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे पिता ना होते, हालांकि आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं मुल्क के लिए, मुझे लेकिन सिखाया आप हाँ, तो इस तरह की। और मुझे वो लेटर भी याद है जिसमें कुलबीर ने कहा था कि हमने और सुल्तान ने वतन के लिए बहुत कम किया, लेकिन भगत सिंह और हमारे पिताजी की और चाचाओं की जो कुर्बानियां हैं वो हमें इज्जत दिलवा रही है। आपको कैसा फील होता है जब आपको कहा जाता है कि आप भगत सिंह के भांजे हैं, और जिस नाते आपको एक सोसाइटी के अंदर, हालांकि आपने भगत सिंह पे बहुत काम किया, अलग एक पहचान है आपकी, लेकिन जब ये पहचान आपके साथ जुड़ती है तब कैसा महसूस होता है? देखिए, मैं समझता हूँ वो एक जिम्मेवारी का एहसास भी देता है। क्योंकि भगत सिंह को मतलब ठीक तरह समझ के मैं साझा कर सकूं, और ये मेरे मदर ने ही मुझे दिया कि मतलब फखर की बात ये है कि मतलब आई हैड ए चांस कि मैं उन सब लोगों से मिला, उनकी अपने नानी जी से भी बहुत बातें हुई, मतलब उनके साथियों के साथ भी हुई, तो वो लर्निंग प्रोसेस है। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जब मुझे मेरे पे संकट आता है तो भगत सिंह से जो मैंने सीखा होता है वही मेरे काम आता है। तो आप वाक लेते हैं भगत सिंह से? हाँ बिल्कुल, वो वाक लेना जी बोलते। हाँ वाक लेते हैं। नहीं, वो है कि भगत सिंह आपको आपके जहन में, जैसे अब जब भी कभी हमारे अभी एक नौजवान बच्चे की डेथ हो गई, तो मैंने कहा कि भगत सिंह ने बड़ा खूबसूरत शेर अपनी डायरी में लिखा था कि दिल दे तो ऐसा परवरदिगार दे जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुजार दे। दैट गिव्स यू कि जो गम है मतलब उसको अपने खुशी में कैसे बदलना है, और टू मेक इट लर्निंग। तो वो बहुत ही मतलब भगत सिंह की जितना आप उसके नजदीक जाते हैं तो वो मतलब जैसे ही कहते हैं मुश्किल नहीं है, यू हैव टू मतलब अडॉप्ट, वो आपको रास्ता भी दिखाता है। मेरे मदर को भी लास्ट मिनट तक शी हैड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद हिम, और उन्होंने कहा कि मेरे तो बाद कोई धार्मिक रसूल ना किए जाएं। और ये बात हमें पहली दफा पता चली कि वो कहते कि जो हमारे दलित भाई हैं उनको अर्थी को हाथ नहीं लगाने दिया जाता, मेरे कम से कम 2 भाई जो हैं वो मेरी अर्थी उठाने वाले वो दलित वीर होने चाहिए। वाह। तो मतलब तो वो जो चीजें हैं कि मतलब दैट एक्साइट्स यू, इट शोज यू, आपको एक मतलब उत्साहित भी करता है, लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा होती है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं मतलब भगत सिंह तो गलती नहीं करेगा, अगर मैंने गलती की तो भगत सिंह के रिफ्लेक्ट हो सकती, तो कहीं ऐसी कोई कमजोरी। अच्छा, एक सवाल मेरा और उत्पन्न होता है इसके अंदर कि भगत सिंह जब अपने विचारों में इतना क्लियर था विचारों के अंदर, वो चाहे वो धर्म के प्रति हो, देश के प्रति हो, और किस रास्ते से देश को हमने आजाद कराना है और गरीबों के लिए, इतना क्लियर था वो धर्म के प्रति भी, तो फिर क्यों आज की जो ये धार्मिक संस्थाएं हैं वो उसको अपने अपने चोगे में डालने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वो इतना क्लियर था? क्या उसकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंची? वो देखिए ना, जब पहले तो है कि हमेशा सिस्टम फ्रीज करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा पहला पीरियड जब आपका भी
कि पहले भगत सिंह वाल के भी उन्होंने जी लाला जी का बदला लिया, दैट इज भगत सिंह, कि हर नौजवान की ड्यूटी है कि वो हमारे लिए बदले के लिए खड़ा हो। लेकिन जब भगत सिंह बदला आ गया, जब उनकी राइटिंग छपी, और मेरा उसमें भी यही था कि वो मतलब सस्ते में पेपर बैक में छप जाए, तो जो हिंदी में हमारी किताब आई पहली, मैंने पहले पंजाबी में छापी, वही भगत सिंह और उनके साथियों का दस्तावेज, तो वो नौजवानों ने खुद पैसे डाल के, हमने उस वक्त 15-20 रुपए में वो किताब लोगों में बांटी। तो हिंदी में गई तो वो पेपर बैक में 30 रुपए में थी, तो लोगों ने, तो जैसे ही अब देखिए फ्रांस वालों को भगत सिंह कैसे मिल गया, क्योंकि मैंने उनकी पूरी राइटिंग जो है वो मतलब नेट पे डाली हुई है। अब कोई भी आप गूगल पे करेंगे तो वहां पहुंच जाते हैं। तो वो जब वो मिली उनको, तो देन दे डिस्कवर। तो अब ये लोग वही नहीं कर रहे जो हमारा है, कि हम उनको मतलब लोगों तक पहुंचाएं, लोग खुद जाने, किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है कि अब मोदी की भी मजबूरी है कि भगत सिंह को ट्रिब्यूट नहीं पे करेगा तो ही आइसोलेट्स हिमसेल्फ। अब मतलब, और उसमें मैंने, क्योंकि हमारे एक मतलब किसी फैमिली मेंबर को कहा कि उन्होंने कि जी ये जो डायरी है इसकी उद्घाटन मतलब मोदी करेगा। हाँ, तो मैंने मुझे भी कह दिया, सुनने में आया था। मैंने कह दिया था, मैंने कहा कि जो मतलब गुजरात के दंगों में जिसके हाथ खून से सिने हैं, वो इस डायरी को हाथ कैसे लगा सकता है? तो वो नहीं लगाया उन्होंने। लेकिन अब अभी इसी वक्त मतलब इसका मतलब कि पूरा माहौल जो है वो भगत सिंह ने खुद कहा था, मेरे मदर मुझे जो बताते थे कि भी एक्चुअली तो है कि अंग्रेजों की जड़ें तो हिल गई, 15 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि ही न्यू द हिस्ट्री, लॉ ऑफ हिस्ट्री। जब आप इतिहास के को समझ जाते हैं तो फिर आप प्रेडिक्शन में, और ये मतलब एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नेताजी भी कहते हैं कि आई वांट टू बी ए परफेक्ट पर्सन, जो पूरा पुराना जानता हो, आज में जी रहा हो। ही शुड बी सन ऑफ टुडे एंड शुड बी प्रॉफिट ऑफ टुमारो। तो मतलब कि मैं सारे वो ऐतिहासिक, तो उसमें उन्होंने फिर कहा था कि जो अल्टरनेटिव बनना था वो नहीं बन पाया, एंड उसकी कोई संभावना भी नहीं लग रही। तो इसलिए 20 साल क्योस के होंगे, और क्योस के बाद फिर लोग मुझे दोबारा शायद समझने की प्रक्रिया में आए। तो ये जो लोग कर रहे हैं, मतलब ये ड्रामा उतनी देर ही होता है, और इसीलिए वो मुंह में कोड़ कर लिए, वो कभी ले लेते हैं और उसने में आ जाता है, फिर वो उसको मतलब कहानियां बनाएंगे। जैसे ये है कि अब, और भगत सिंह ने क्योंकि कोई भी अपनी डायलॉग अधूरी नहीं छोड़ी, मतलब हर प्रश्न पे, अगर सुखदेव के साथ भी उनका है तो उसमें जो रिफाइनर साइड ऑफ लाइफ है, प्यार का महत्व क्या है, सेक्रीफाइस क्या है, और उसमें वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी दोहरा रहे हैं मैजनी की। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि इसलिए ये तो मतलब क्योंकि लोग प्यार करते हैं, तो ये कोई ना कोई मखोटा पहन के मतलब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे फिल्मों को लोगों ने रिजेक्ट किया, क्योंकि कोई, और अच्छा मैं आपको बता, लिगेसी की जो मुझे सबसे ट्रेजिक फॉर्म लगी, मैं बर्मिंघम में था, तो वहां उन्होंने वो मतलब उसको प्रोजेक्ट करने के बाद उस पर डिबेट रखी थी, कि मैं था एक और लड़का यूनिवर्सिटी का था। तो जब मैंने वहां देखा कि वहां तो गैंग वार दिखाई जा रही है, लिगेसी ऑफ भगत सिंह में सुखदेव की गैंग और व्हाइट गोरों की गैंग दिखाई। मैंने कहा आपको तो बैन करना चाहिए इसे, मतलब दिस इज नॉट भगत सिंह। वो गैंगस्टर तो नहीं था ना, लेकिन मतलब वो उसको मतलब सेंटिमेंटलाइज करने के लिए, और मैं क्या इंग्लैंड में आप दिखा रहे हैं, आप अपनी नजर से, मैं क्या मुझे वहां ये बात नहीं मतलब इतना एहसास नहीं हुआ था, अब यहाँ बैठ के मैं जब देख रहा हूँ तो फिर मुझे एहसास हो रहा है कि कितनी डिस्टॉर्शन मतलब आ जाती है उसमें। तो इसलिए जो मतलब कि नौजवान को बहुत कुछ लर्न करने के लिए है, लेकिन थोड़ा गहरा जाके। मतलब मुद्दा ये है कि भगत सिंह के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की बात है, जो हम पूरा एजुकेट नहीं कर पाए। अच्छा, एक सवाल और आता है मेरा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि लेनिन ने कहीं कहा था कि ये जो लड़का है भगत सिंह है, ये मेरे तक पहुंचा दो। क्या ये बात सही है? और भगत सिंह का जवाब क्या था? ये लेनिन का नहीं, स्टालिन का था। स्टालिन का था। अच्छा, क्योंकि उस वक्त मतलब आपको देखिए कि वो जो भगत सिंह का मतलब ये जो है ना पॉलिटिकल प्रोग्राम, ये सीआईडी वालों ने बंगाल में छापा, ओरिजिनल उनको वहां मिला। तभी आई वाज सर्चिंग कि बंगाल कैसे गया वो, बहुत देर लगी हमें ये सर्च करने के लिए, क्योंकि कामरेड रामचंद्र कहते हैं कि मैंने सुभाष को दिया तो वो मुझे वापस नहीं कर सके, तो गुआच गया, उनकी अपनी यादों में था। लेकिन जब ये मिला कि वहां पुलिस वालों ने
ये कह के कि जो यूनाइटेड लेफ्ट मूवमेंट चल रही है वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो वहाँ एक इनकलाबी रेवोल्यूशनरी लेडी के से पकड़ा गया था, वो डेटने थी, पॉलिटिकल डेटने। तो तब फिर मैंने जब सुभाष को मतलब पढ़ा और सुभाष की वो स्पीच जो उन्होंने नौजवान भारत सभा को कराची कांग्रेस के बाद दी, वो पढ़ी, तो फिर वो मतलब पूरी कहानी समझ आ गई कि ये उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने उसको लागू भी किया। तो ये जो और उसका जो है कि ये जो लेफ्ट मतलब यूनाइटेड लेफ्ट मूवमेंट है, इसमें हमारे कीर्ति बाबे थे, मतलब कीर्ति किसान पार्टी थी, इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट वाले थे, और ये जो कीर्ति बाबे थे ये सारे रूस से होके आए थे। तो वो रूस से भी अप्रूवल थी उसकी यूनाइटेड लेफ्ट मूवमेंट की। इसीलिए सुभाष एक्चुअली तो रशिया जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशन बिगड़ गई कि रशिया वालों ने ब्रिटिश के साथ समझौता कर लिया, तो फिर उन्होंने एडवाइस किया कि अब तुम यहाँ नहीं आओ, तुम मतलब जर्मन चले जाओ, यूरोप जाके देखो। तो वो जर्मन गए और जर्मन से फिर जापान। तो वो सारी कहानी जो है, तो उसमें मतलब वो जो स्पिरिट, गदर पार्टी वाली स्पिरिट जो है, उसको नेताजी आईएनए में कंप्लीट करते हैं। और उनकी आखिरी बात जो नेताजी की जनरल कियानी के साथ थी, यार मैं तो रेवोल्यूशनरी था, हम सारी उम्र इस चीज के इंतजार कि हमारे पास ट्रेंड आदमी हो और आर्मामेंट हो तो हम आज़ादी मतलब लेंगे। और कोई उसमें, और ये मतलब 1940 में जो कॉन्फ्रेंस की उन्होंने मतलब पैरेलल, तो उसका मान ही ये था कि नो कॉम्प्रोमाइज विद इंपीरियलिज्म। तो मैंने कहा कि भगत सिंह के डाउन विद इंपीरियलिज्म से नो कॉम्प्रोमाइज तक विद इंपीरियलिज्म तक की स्टोरी है, जो हमने, क्योंकि सुभाष को हम भी उतना ही हम नहीं समझ पाए, या वो भी उनको छोड़ दिया कि वी डिडंट डिस्कवर कि जो अपना पहला एडिटोरियल फॉरवर्ड का लिखता है कि मार्क्सिज्म से हमने डायलेक्टिक सीखी है, और जो इंपीरियलिज्म की और आज़ादी की जो द्वंद्व है उसको हमने सीखा है कि इंपीरियलिज्म को जब तक हम नहीं तोड़ते तब तक हमारी आज़ादी जो है वो पूरी नहीं होगी। तो ये उनका पहला एडिटोरियल है मार्क्सिज्म जो हम पहुंचना नहीं चाहते। शुक्रिया जगमोहन जी। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, शुक्रिया आपका। मैं ये प्रोग्राम सचमुच आज का बहुत ही एजुकेट करने वाला भी था और बड़ा फ्रूटफुल था, और कुछ बातें जो मैं नहीं पढ़ पाया था आपके थ्रू मुझे कुछ नई बातें पता लगी। हालांकि सवाल मन में बहुत है लेकिन टाइम हमारे पास कम है। मुझे लगता है कि आपसे मैं सवाल वैसे ही पूछ लूंगा टेलीफोन पे। हाँ, तो अब आपसे एक संपर्क दोबारा शुरू हो चुका है, और क्योंकि मैं भगत सिंह का मुरीद हूँ तो स्टडी कर रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ। अब मैं ये माइक दे रहा हूँ अपने सानिध्य हमारे जो हैं, जिनके सानिध्य में हम लोग कर रहे हैं, हमारे प्रेरक डॉक्टर प्रताप सहगल जी को इस पूरे प्रोग्राम को समाप्त करें, और जगमोहन जी का स्वागत, एक बार धन्यवाद कीजिए। प्रताप सहगल जी, धन्यवाद की जरूरत नहीं है जी। क्या आपको, हाँ धन्यवाद क्या करें, धन्यवाद आपका मतलब साथियों में धन्यवाद। हम धन्य हो गए आपको सुनकर हम लोग धन्य हो गए। और इतना जिस तरह से आप पूरे लॉजिक को बिल्ड करते हैं वो, और जिस तरह से आपकी सारी की सारी जो डायलॉग है वो परसुएसिव डायलॉग है, वो डिक्टेटिंग डायलॉग नहीं है, वो ऐसा परसुएसिव डायलॉग होता है कि यू टेक पीपल अलोंग विद यू। तो ये मुझे लगता है कि किसी भी बोलने वाले की एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि वो, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर रणधीर सिंह हुआ करते थे। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भगत सिंह के मुरीद थे बड़े। हाँ हाँ हाँ। तो उनका भी यही स्टाइल, मुझे वो आप में वो उनकी झलक दिखी। उनका भी यही स्टाइल होता था कि वो बड़े धीरे धीरे शुरू करके और अपना ऐसा लॉजिक अपना बिल्ड करते थे कि देन यू हैव टू बी विद हिम, दैट इज द वे यू टॉक, दैट इज द वे यू टेक पीपल अलोंग विद यू। और बहुत सारी बातें आज खुली, और जिस तरह से आप सारे कनेक्शन जोड़ते हैं, और जिस तरह से आप एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो भगत सिंह का आपने जिस तरह से आज एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी हमने ऐसी चर्चाएं सुनी हैं, इस तरह से उनका जो एवोल्यूशन हुआ वो कोई और एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता कोई कर पाया जिस तरह से आपने किया है। और इसलिए ये हमारे लिए रियली जो रवि कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं
कि हमारे लिए बहुत ही एजुकेटिव एक डायलॉग था, और हम तो बार बार आपको सुनना चाहेंगे। आपका फ़ोन नंबर मैं रवि से ले लूँगा, और जब भी चाहे तंग करता रहूँ, तो क्योंकि उसके हेलो, दीवाने बहुत हैं। हाँ जी, हेलो 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 सर, मैं बबीता अनंत, मैं थिएटर से जुड़ी हूँ, और मैं भारत की जनवारी नौजवान सभा की मेंबर भी रही। अमृतसर में भगत सिंह के ऊपर बहुत बड़ा सम्मेलन था हमारा, तो और हमारे घर में तो भगत सिंह है ही, खैर मतलब हर जगह जगह। तो ये, लेकिन मेरा एक सौभाग्य रहा कि मुझे बहुत ही अच्छी चर्चा सुनने को मिली, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मैंने फर्स्ट सेशन नहीं सुना इसका। तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग भी है क्या? मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको एक दिन के बाद। एक दिन के बाद आप फेसबुक पर देख लीजिएगा, या इसके जो हमारा पंजाबी रंगमंच का फेसबुक पे देख लेंगे, या अगर आप चाहें तो मेरा नंबर उस कार्ड पे लिखा हुआ है नीचे, आप उस नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको इसका लिंक व्हाट्सएप कर दूंगा। जी 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 सर, किस में लिखा हुआ है ये आपको सूचना कैसे मिली थी? मुझे जो है, मैं एक थिएटर ग्रुप से भी जुड़ी अभी अभी हाल में, ये तरुण जी, तो उन्होंने ये मुझे, हम ग्रुप में डाला था उन्होंने ना, लखनऊ से हैं सर। उस ग्रुप में जहाँ भी आपको मिला है उसमें मेरा फोन नंबर लिखा हुआ नीचे। अच्छा, रवि तनेजा मेरा नाम है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का, बहुत ही अच्छा सुनने को मिला चर्चा, धन्यवाद। मैं सिर्फ आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं सर एक मिनट, मैं आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूँ। लाला हरदयाल जी के बारे में ये मशहूर था कि वो जिस किताब को एक बार पढ़ लेते थे उसका लफ्ज ब लफ्ज याद रखे आप। ये एक मशहूर था उनके बारे में, तो जिस किताब को भी पढ़ते थे उसको लफ्ज ब लफ्ज उनको याद रहता था, मतलब उनके बारे में पूछ सकते थे। और भगत सिंह के भी ये सवाल पूछा गया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि आप इतनी किताबें पढ़ते हो, क्या आपको याद भी रहता है जो आप पढ़ रहे हो, या उन पे अमल करने की बात भी आप पे आती है कि नहीं आती? तो भगत सिंह ने उसका जवाब दिया था, बड़ा अच्छा जवाब दिया था। और ये भी सवाल पूछा था कि कुछ अंग्रेज कहते हैं कि आप विद्वान बनने के लिए किताबें पढ़ते हो, कि मैं विद्वान दिखूं, मुझे लोग विद्वान समझें, तो आप इतना पढ़ते हो, आपको याद भी रहता है या इन चीजों का आपके ऊपर अमल भी होता, करते भी हैं? तो भगत सिंह का जो जवाब मैंने पढ़ा था, अगर मैं सही हूँ, कि अगर किताब पढ़ने के बाद भी मैं पहले जैसा वहमी बना रहूं और मतलब पीछे खींचने वाला बना रहूं और प्रोग्रेसिव ना बनूं, तो किताब पढ़ने का कोई लाभ नहीं होता मुझे। इसलिए मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूं जो मुझे, और किताब के जो पॉइंट्स मैं नोट करके रखता हूं, जैसे आपने कहा जेल नोट डायरी के अंदर उन्होंने पॉइंट्स के जो किताब के कुछ पॉइंट्स नोट करके रखा करते थे, जिसका जिक्र आपने किया। सवाल मेरा आपसे भी, आपकी भगत सिंह के ऊपर इतना पढ़ा कि आपको इतना याद होता है, कि ये मेमोरी कहाँ से लेकर आए आप इतनी सारी, इतना कुछ आपको याद है? तो देखा जाए तो जल्दी याद होता है, लेकिन पढ़ने के बाद इतना कुछ याद है। ये है कि मैंने अभी अपनी माता जी को डेडिकेट करके पर्सनल लाइब्रेरी बनाई है, उसमें 25,000 किताबें। तो लोग पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, मैंने कहा कि भगत सिंह को पढ़ने के लिए सारा कुछ पढ़ना पड़ता तो अच्छा। वो क्योंकि जो आपने जैसे कहा कि मतलब इसमें, क्योंकि आई लिव विद इंडियन हिस्ट्री। तो जैसे ही अभी बबीता बात कर रही थी, तो अभी एक प्रोग्राम मतलब रावत ने मेरे साथ किया, 3-3 घंटे की 2 टेप्स बनाई उसने एक, और इससे पहले एक साउथ अफ्रीका में हमारे दोस्त हैं उन्होंने किया, तो उसमें 2 हैं, मेकिंग ऑफ भगत सिंह, वो तकरीबन 1 घंटे का विद स्लाइड्स है जिसमें ये चीजें हैं। तो उसके बाद है कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम भगत सिंह, तो दो मतलब, तो ये मतलब याद आप जब इन्वॉल्व हैं तो याददाश्त अपने आप रहती है, जब हम इन्वॉल्व नहीं होते तो अब याददाश्त नहीं होती। अब यह कि वो ये बात सही है। तो वो मतलब कि जो भगत सिंह का आपके कहा, वो थोड़ा इस तरह था कि जब उन्होंने मतलब जेल भूख हड़ताल के बाद उनको इजाजत होगी कि आप जो मंगवाइए पढ़िए, क्योंकि हमारा काम तो आपको फांसी की तरफ ले जाना है, इसमें क्यों उलझे। तो उन्होंने फिर तभी कहा कि मैं तो आज़ाद हो गया क्योंकि मैं अब पढ़ सकता हूँ। तो वो 10 किताबें आती थी उनकी, तो 10 जाती थी। तो वो मिस्टर चोपड़ा जो जेलर थे, वो कहने लगे कि भगत सिंह, तुम्हारे इनकलाबियों से ना हमें डर लगता है, मेरे 10 आदमी बांध रखे हैं तुमने, क्योंकि वो एक एक सफा देखते हैं कि कहीं पर कोई पेंसिल से किताब पढ़ने के लिए उसमें कुछ मैसेज तो नहीं आ रहा। तो पढ़ते भी हो के बस हमारे लिए ही ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। तो वो कहते, देखिए मिस्टर चोपड़ा, आप मुझे पूछिए कि किस सफे पे क्या लिखा हुआ है,
तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब वो थॉरोली पढ़ना, क्योंकि आप एक मतलब आपकी जरूरत से पढ़ रहे हैं, आप एक प्रश्न का सवाल ढूंढ रहे हैं, हल ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए आपको अपनी, जैसे आपको अपने ड्रामों की याददाश्त पूरी रहेगी क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको, मतलब तभी मैं कहता हूँ कि जब अब कई दफा कुछ चीज आपने पढ़ी है, लेकिन जब कोई वक्त आता है तो फिर याद आता है कि भगत सिंह ने तो ये कहा था, तो वो कई आप नरेट करते नहीं, लेकिन तो जो आपका है कि मतलब दिस इज पार्ट ऑफ गिवन बाय हिम, क्योंकि इतनी उनको पढ़ते पढ़ते तो मतलब वो सारा याद हो जाता है। तो इसमें कोई करिश्मा नहीं है। मैं खत्म करते हुए मुझे एकदम लगा कि अगर आज के संदर्भ में मैं एक बात जोड़ूं कि भगत सिंह की जब फांसी हुई थी, और फांसी कहते हैं ना एक दिन पहले, एक रात पहले दे दी गई थी, और 7 बजे के करीब जब फांसी देने के बाद वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इतना डरा हुआ था कि उनकी लाशों को जो है वो बाहर नहीं निकाल सके, तो कहते हैं कि काट के और बोरे में डाल के उसको ले गए थे और खबर तक नहीं लगने दी। आज मैं जोड़ रहा हूँ, जिस लड़की को उन्होंने, गवर्नमेंट ने उसके परिवार को बिना बताए फूका है, बिना बताए फूका है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन आज भी वैसे ही है जब उस दौर में था? वो पब्लिक से इतना ही डरा करता था? देखिए, जो आप रवि जी कह रहे हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि उस मॉडल में देखिए कि हम रिकॉलोनाइजेशन कैसे कर रहे हैं, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, क्योंकि इन्होंने पहले जो लोग जिनकी की आवाज को शोषक थी उनको बंद किया, उसके बाद आप सबको गरीब कर दिया। मतलब ये सब कानून जो बन रहे हैं, और यही 1818 में हुआ था। फ्री ट्रेड मतलब 1818 तक बंद रही क्योंकि अमेरिका आजाद हो गया था। उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड फ्री भी कर देती है, तो ये बहस रही, बहुत बड़ी बहस। तो 1818 में उन्होंने एक डंडा पकड़ा कि किसी को भी चुप करके निकाल दीजिए, अगर किसी पे शक भी है तो निकाल दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि बदकिस्मती ये होती है कि 40 साल लगे 1857 बनने में। तो ये जो आज भी हो रहा है, मतलब आप लोगों के प्रति संवेदना नहीं है। अंग्रेजों को मतलब यही तो उस वक्त भी ये थी कि गुड गवर्नेंस इज नो गवर्नेंस। आप गुड गवर्नेंस कह के मतलब हमें बेवकूफ नहीं बनाइए। आज भी आप देखेंगे कि वो यही वर्ड यूज करते हैं कि फॉर गुड गवर्नेंस ये होना चाहिए, नॉट फॉर पीपल्स मतलब पार्टिसिपेशन। तो ये जो मतलब है कि हालात, और उसमें कभी मैं आपको एक और मेरा मतलब मुझे जो लगता था कि कल तक नहीं, आज मुझे वो सच्चाई लग रही है। तो द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, ये स्टेबल नहीं है। जैसे इनइक्वालिटी जो आज है, और ये पिक्टी ने कहा, तब मैं भगत सिंह को समझ सका कि वो सोशलिज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इनइक्वालिटी 20वीं दहाके में थी वो आज 2016 में है। ये मिस्टर पिक्टी एक मतलब फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं जो इनइक्वालिटी पे ही काम किया उन्होंने। और ये इनस्टेबिलिटी जो है, दिस इनस्टेबिलिटी इज गोइंग टू गिव। लेकिन प्रॉब्लम जो भगत सिंह फील कर रहे थे कि हैव वी बिल्ट एन अल्टरनेटिव जो इसको रिप्लेस कर सकेगा, आज प्रॉब्लम वो है। जैसे हम मतलब अब हम पंजाब में गांव में जा रहे हैं कि आप अपना मतलब ग्राम सभा वाला जो इशू उसको लीजिए, आप गांव को संभालिए। मैं क्या, मुझे तो 2 कहावतें जो हैं वो हमेशा स्ट्राइक इन माय माइंड, जो मुझे, मैं क्या, जब पहली हमारी ट्रेनिंग डंगर चारने की होती थी गाँव, तो उस वक्त बुजुर्ग 2 चीजें कहते थे। वो कहते कि अगर फिसलन हो जाए ना तो हाथ पकड़ के चलना, अकेले फिसलोगे। तो आज भी मतलब कि फिसलन भी है, और वो कहते जब अंधेरी आए तो फिर पैर जमाना है। तो आज दोनों चीजें मैं क्या आज हमारे लिए है कि हम पैर जमाएं, और वो गांव है आपका। गांव में ग्राम सभा में लोग इकट्ठे बैठ के, और ये लास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो घर उनका अब जदी घर जो है जिसको हमने नेशनल म्यूजियम में कन्वर्ट करवा दिया, वो मैंने थोड़ा मामा से लिखवा के दे दिया था। तो वो हाँ, वो 1858 में सर फतेह सिंह ने दीवान खाना बनाया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये किस लिए? वो कहते देखिए सरकारें आती जाती रहेंगी, रंजीत सिंह का राज आया चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हो गया, तो आपकी प्रॉब्लम तब हल होगी अगर बैठ के आप उसको आंकेंगे। जब आप प्रॉब्लम आंक लेंगे तो फिर उसका हल निकलेगा। तो वो सांझे बैठ के, मैंने ही सीड जो आज ग्राम सभा वाला है, तो ये उन्होंने 1858 में मैसेज, इसीलिए भगत सिंह को उनके दादाजी हमेशा मतलब गर्मियों में यहाँ लेके आते थे। तो सिद्धू साहब को पता था कि वो आम चूपना और
हाँ हिंदा हदवाने बड़ा जिक्र भी उस ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਰਬੂਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ हाँ चलो थैंक यू सर हम सेशन को यहीं खत्म करते हैं मैं एक बार फिर जगमोहन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे कहने पे आए और कॉलेज ड्रामा सोसाइटी के इस मंच पर आकर भगत सिंह के बारे में कुछ नई बातें कुछ की विचारधारा को बड़ा खोल कर बताने वाली जिसमें मैं भी एजुकेट हुआ, डॉक्टर साहब तो कह ही रहे हैं और हम सब एजुकेट हुए हैं। मैं आपका इस बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब भी हम दोबारा इस पे कुछ चर्चा करेंगे भगत सिंह के ऊपर या फिर आजकल के हालात के ऊपर या विचारधारा पे, आप एक बार पुनः हमारे मंच पे एक बार फिर से आएंगे ताकि हम नई बातें लेकर आपसे बात कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम डॉक्टर प्रताप सहगल जी का शुक्रिया और तमाम हमारे उन साथियों का जो जुड़े हैं इस मूवमेंट के साथ, भगत सिंह के साथ जुड़े हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगत सिंह ही जाना मैं कौन इसकी एक नई रूप लेकर जाएंगे भगत सिंह के कि मैं कौन हूँ, भगत सिंह कौन था, भगत सिंह कौन है, ये हम इस पे हम एक नई बात लेकर चलेंगे। हालांकि डॉक्टर साहब का मुझे बार बार था कि तू ये सूफिज्म की तरफ लेके जा रहा है, सूफिज्म की तरफ लेके जा रहा है, भगत सिंह जो है वो अलग चीज थी तो सूफिज्म की तरफ मत लेके जा। तो मुझे होने लगा भी जो भी एक आदमी एक मुकाम पे पहुंच जाता है ना, जब उससे सब कुछ समझ में आया था वो एक सूफी बन जाता, क्या वो भगत सिंह भी क्यों ना, उसको भक्ता कह के बुलाया जाता था। भक्ता मतलब असली भगत तो वही था जो गरीबों की मदद कर रहा है या लोगों को समझ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मैं सभी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। इस प्रोग्राम को हम यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। नए प्रोग्राम के साथ जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सहगल साहब और रवि और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।